कितना फर्क पड़ता है इस बात का कि सीएम का एक क्लियर कैंडिडेट हो, कैडर के लेवल पे भी और वोटर के लेवल पे? जो आपके नीतीश कुमार आपके नेता बने हुए हैं, उनको आप खुद प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो कि आपके तकरीबन 20 वर्ष से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। भाजपा के नेता जो है और वैसे नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना ही नहीं पाल रहे थे, कार्यक्रम शुरू भी हो गया था, हेलो भावी मुख्यमंत्री कैसे हैं, इस टाइप के, वो मूर्छित हो गए हैं। सब मूर्छित हो गए हैं जब से तेजस्वी यादव का हो गया कि यही हमारा घोड़ा है। बिना सीएम फेस के भी चुनाव जीते गए, बिना सीएम फेस के भी चुनाव हारे गए। पलटू राम हो गए चिराग पासवान, असली पलटू राम, जो सुर में सुर मिला रहे थे आदरणीय अमित शाह का। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 5 बार दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, 5 बार बोले। सबसे बड़ी दिक्कत थी संवादहीनता की, जो टिकट सीट बंटवारे के बाद से ही एक संवादहीनता शुरू हो गई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। वो शुरू हो गया अशोक गहलोत को एक्टिव करने के बाद से। कृष्णा लावरू शायद वो संवाद नहीं बना पा रहे थे। जिन सीटों पर फाइट हो रही है आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट वापस नहीं लिए, तो एक तरीके से उनका ट्रैप था और उस ट्रैप में फंसे और बाद में तेजस्वी को जिस समय अनाउंस करना था उन्होंने अनाउंस कर दिया। 1-2 को बागी थोड़े हैं, 2-3 दर्जन बागी हैं। कुछ को तो बैठा दिया गया, दाम साम दंड भेद जो भी है। पारू में अशोक सिंह है, उनसे बात हुई, हम फोन कर रहे हैं कौन कौन आता। हाँ, अमित शाह जी फोन किए तो हमने कह दिया कि आपसे ज़्यादा दिन से मैं राजनीति में हूँ। प्रशांत किशोर ने ऐसा मैंने मारा है बम की 3-4 लोग तो एकदम कोमा में है। दरभंगा वाला रीजन था और वहां से लेके और सीमांचल तक जितनी सीटों की उम्मीद आरजेडी और महागठबंधन कर रहा था, उतनी सीटें उनको नहीं मिली थी। उस समय मैं फील्ड में गया था तो देखता था कि बहुत तेज़ से ये लोग सैकड़ों बाइक लेके दौड़ते थे और जहाँ से निकलते थे तो एक दहशत का माहौल होता था। उनको लगता था कि अब तेजस्वी आ रहे हैं, तो ये जो उत्साह था इसने दूसरे लोगों को डराया है। पोलराइजेशन किया गया, पूरा स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी गई, उसका भी फायदा हुआ। आप याद कीजिए 2014 31 सीट जीत लिया था एनडीए ने, कहाँ हारा था, पूरा सीमांचल साफ हो गया था। रात में छुप करके जो है तेजस्वी से भी मिल रहे हैं, मुझे पता लग रहा है तब डाल दे रहा हूँ। फिर समझिए कि से राहुल गांधी आते हैं सासाराम में, उनके टीम उससे भी मिलते हैं, बसपा वाला बसपा से भी मिलते हैं, जन सुराज से भी मिलते हैं। ऐसा सब छाप रहे हैं, तब वो कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं। मैं मित्र, पत्रकार पुलिस को तो मित्र होता है जी, ऐसा ही आप खबर चला। इस पे बात होगी कभी बिहार में कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने आपराधिक छवि वाले हैं या नहीं? रामविलास पासवान जी से एक बार हम लोगों ने पूछा था कि आप कहते हैं स्वच्छ राजनीति करने के लिए खड़ा किए हैं आप क्रिमिनल, तो क्या चाहते हैं कि बकरी के बाघ के खिलाफ बकरी दे दें? नीतीश कुमार जब सीएम कंटिन्यू करने के लिए, याद है 2000 में उन्होंने सूरज भानसी से लेकर राजन तिवारी, तो हम लोगों ने पूछा था तो बोले कि हमाम में सब नकने। अपराधी जो है वोट इधर उधर कर देंगे, ये सीन अब नहीं है बिहार में। जीडी का बात हम सुने हैं? नहीं। नहीं है, है भी तो हम बता देंगे। कहाँ? अरे बहुत कुछ अंदर चल रहा है, अभी देखते जाइए आप। अगर आपको पता चले Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। पर्चा दाखिल करने और वापस लेने का वक्त बीत चुका है। अब तो मैदान में ताल ठोकते प्रत्याशी हैं। कुछ एक मान मनव्वल हैं जो पटना के 5 सितारा होटलों में चल रही हैं। किसी को एमएलसी का लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है तो किसी को निगम का। इन सब से उलट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें नेताओं पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान हुआ। सबकी नज़र अब प्रधानमंत्री की रैली पर है। क्या वो भी इसी तरह से नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान करेंगे और भाषा स्पष्ट रखेंगे? सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बल्कि ये कि 14 नवंबर को यदि एनडीए जीतता है तो यही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब बयानों को अंडरलाइन किए जाने का वक्त आ चुका है। अब बयानों के इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन का वक्त आ चुका है, और नए सिरे से वक्त है ज़मीन पर जाकर ये भांपने का कि क्या नई गोलबंदियां हो रही हैं मुद्दों के इर्द गिर्द, जातियों के इर्द गिर्द। कौन अपना खेल बिगाड़ रहा है, कौन बना रहा है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये नेता नगरी है, ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो, जिसमें विस्तार से सियासत की देनदारियों लेनदारियों पर बात होती है, लेकिन
सबसे पहले बिहार से जुड़ी एक ज़रूरी सूचना, अगर आपकी बिहार में गंभीर किस्म की रुचि है तो हमारी एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसका नाम है बूझो तो बिहार, और 26 अक्टूबर को यानी इतवार के रोज़ शाम को 6 बजे ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो रही है। ट्रेलर आप अभी देखिए, फिर आगे की बात। बिहार देश की सबसे घनी आबादी वाला राज्य। हर एक तीसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति माइग्रेट किया हुआ है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। जैसे सब मजदूरी करते हैं, लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे ही बसें आती है ऐसे टूट पड़ते हैं। बिहार से लेबर जाते हैं। सर मेरे को यहाँ 40 साल हो गया, मैं 45 रुपए का टिकट में आया था। तबीयत ठीक नहीं है ना, दवा खा के क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। बच्चे सब अभी छोटा है। ये वो फौज हैं जिनके अंदर लड़ने की दिलेरी है लेकिन हथियार छीन लिया गया है। देश का सबसे गरीब राज्य, जहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा नौजवान। अपने जवानी को मैंने पूरा दफना दिया। जाति का नहीं हूँ तो मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। सरकारी किसी को नौकरी हो जाएगा तो भगवान से भेंट हो जाएगा। बिहार में कुकुर मुत्तों की तरह खुले हैं कोचिंग संस्थान। 3 साल होने वाला है, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। लेकिन 50 बहाली होती है जो बिल्कुल लीक प्रूफ होता है। सर ट्रेन पटरी पे चले ये खबर नहीं है। जो एग्जाम देने गया उस विद्यार्थी को पता है कि धांधली हुआ है, जो करा रहा है उसको धांधली को पता नहीं है। लाठियां बरस गई, लाठी फूट गई है। जो 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए उसको पूरा करने में 4 साल ले लिए। तो मैंने खुद से भी झेला हुआ है। नहीं हो पाएगा तो हमको लगता है के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन बेरोजगारी की ये कहानी क्लासरूम से शुरू होती है। ये कोई भूसा रखने का गोदाम नहीं है। उसका छज्जा गिर रहा है। घर से बोरा लेकर जाते थे, उसी बोरा पर बैठते थे। अब आजकल के बच्चों को तो मालूम भी नहीं है। इस चबूतरे के चारों तरफ ब्लैक बोर्ड नजर आएंगे और ये लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कम टीचर लोग हैं और वो केओस बना हुआ है, मतलब पता ही नहीं कि कौन सा टीचर किस विद्यालय में रहेगा। 4/12 कितना हुआ? अच्छा जोड़ कर लेती हो जोड़। उसको दिमाग से सोचना आना चाहिए और हाथों से काम करना आना चाहिए। क्यों लगा के बाहर निकल जाना चाहिए? जैसे कि अभी बाढ़ के समय में आया तो धान सब बह गया, सब खरीद के खाना पड़ता है। खेती की जमीन नहीं है आपके पास? नहीं है सर। चिमनी दिखाई पड़ती थी, धुआं दिखाई पड़ता, अब वो सब गोल हो गया है। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। जमुना तीरे राता को शाम नहीं आयो रे। जब युवा पढ़ लेंगे ना तो वो 5 किलो राशन नहीं मांगेंगे, वो रोजगार मांगेंगे। वो उनसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। बिहार इज नाउ रेडी बट आई थिंक इट इज टू लेट। चलिए अब नेता नगरी शुरुआत करते हैं। आपका मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं वो जो बाबा कहे जाने पर नाराज होते हैं, अंकल पर ओके रहते हैं, भैया पर अतिरिक्त मुस्कुराते हैं। ऐसे स्वराज पोस्ट के एडिटर कन्हैया भिलारी जी, कन्हैया भैया हम सब लोगों के, पटना में अभिभावक भैया। ठीक है ना जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इसे भैया कहने से मन हरियर हो जाता है। पिछली बार आप क्या क्या बोल दिए, सब इतना ट्विटर पे सब जगह वायरल हुआ। तो बोली है, गोली निकल जाता है तो जो भी हो जाए, अब कहाँ वापस होगा। लोग बोले कि आपने सिर्फ एक ही नेता के सिक्योरिटी गार्ड का नाम लिया। बिहार में तो नेताओं के और सिक्योरिटी गार्ड के फलने फूलने की लंबी परंपरा है। एक ही काफ़ी था ना, वो एक ही सूर्य है अभी तो, बाकी तो सब चंद्रमा हो गए हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, तो एक काफ़ी है। ऐसा थोड़े है, कहीं है और भी हैं, लेकिन अब समय पर ना खुलासा होगा उनका। अभी वही है। अच्छा, एक हफ्ता हमें और आपको मिले हो गया है। पिछले शुक्रवार को मिले थे, तब हम बात कर रहे थे कि महागठबंधन में सीटों का झगड़ा, अब पता चला कि कुछ एक जगहों पे फ्रेंडली फाइट है। अब तेजस्वी यादव के नाम का भी ऐलान हो गया, मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हो गया, और
आज सुबह ही कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं बिहार के, कृष्णा अलवरू, उनसे ललन टॉप ने हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि हम सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएगी, जब उनसे 17% की भागीदारी के बारे में पूछा गया है। आपको पिछले एक हफ्ते में क्या बड़े बदलाव लग रहे हैं बिहार की राजनीति में? पहला मैंने जो लास्ट में आपका था अलवरू का नाम आपने लिया, क्या चाहते हैं उनके बारे में हम कुछ बता दें। अलवरू का कितना चलता है वो तो स्वयं जानते होंगे। वो चाहते थे प्रियंका गांधी का कार्यक्रम सीमांचल में खींच करके अखिलेश ही लेकर चले गए मोतिहारी में। पता चल गया क्यों क्या है उनका। तो अलवरू के कहने से थोड़े होगा। मुझे जो इतना अगर अखिलेश सिंह बड़े नेता है तो अपने लड़के को टिकट काहे नहीं दिला पाए? लड़के वाला टिकट में ज़्यादा दिक्कत हो गया। वो भी फिर लड़ गए उधर तेजस्वी से। तेजस्वी को लाना था सुजय यादव को। तो सबसे जीत जाए अलवरू से जीत जाएंगे, तेजस्वी से भी जीत जाएंगे वो। ऐसा नहीं ना हो सकता है। हाँ, अब एक सप्ताह में, हाँ बताइए, गंगा में पानी बहुत बढ़ इधर से उधर निकल गया। लेकिन तब है कि अभी जो स्थिति है एक सप्ताह में हमारा समझ से एनडीए तो नहीं कहेंगे पूरा, लेकिन भाजपा के नेता जो हैं और वैसे नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना ही नहीं पाल रहे थे, कार्य शुरू भी हो गया था। हेलो भावी मुख्यमंत्री कैसे हैं, इस टाइप के वो मूर्छित हो गए हैं। सब मूर्छित हो गए हैं जब से तेजस्वी यादव का हो गया कि यही हमारा घोड़ा है, हमारा यही सेना। कौन थे ये भावी दावेदार? नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम का चल रहा था जो अंदर इन लोगों का हनुमान, चिराग पासवान। और कौन हनुमान है? अब जो मूर्छित हैं लोगों कह रहे हैं हनुमान से कि जड़ी बूटी लाइए, आप ही लाइएगा ना, ठीक हो जाए। अब देखिए जड़ी बूटी, क्योंकि अब तो हो गया ना भाई, तो क्लियर हो गया कि इधर हो गया। जिसका ये डिमांड करते थे कि पहले बताएं, वो हमारा तो नेतृत्व करता भी है, फेस नहीं है तो नेतृत्व करता है, उधर तो नेतृत्व करता भी हो गया, फेस भी हो गया। तो अब ये लोग बताएं, अब परेशान हैं। आप पटना में हैं, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण में थे, आपने देखा 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 5 बार दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, 5 बार बोले। पलटू राम हो गए चिराग पासवान, असली पलटू राम, जो सुर में सुर मिला रहे थे आदरणीय अमित शाह का। कह रहे अमित शाह जी तो कह गए हैं तो उस पर क्या बोलना है कि यही परंपरा है, ये है वो है कि विधायक मिलकर के चुनते हैं, बैठ करके चुनते हैं तो वही होगा। नेतृत्व तो नहीं कहा है। काल जो है गोपालगंज में थे, इसमें क्या सोचना है, नीतीश ही होंगे। ऐसा जो है मैंने मास्टर स्ट्रोक, जो मैंने क्या इसको कहेंगे आप, पूरा सुर बदल गया। अब जितना आप नेता से पूछिए, अब ये कोई नहीं कहता है कि नहीं ये परंपरा है, ये है वो है, जो अपने तर्क दे करके सिर्फ। इवन जो 2 लोग बीजेपी जेडीयू के, जिनके शरीर में नरेंद्र मोदी अमित शाह की आत्मा प्रवेश कर गई है, वो लोग भी यही बोलने लगे। और वही नहीं, इसका देखिए कितना प्रभाव नीचे तक हुआ। कल मैं हुलास पांडे जो इनके कैंडिडेट हैं चिराग पासवान के, उनका इंटरव्यू मैं ले रहा था स्वराज पोस्ट के लिए ब्रह्मपुर से। हाँ, तो हमने सवाल पूछा कि सीएम नीतीश, अरे इसमें पूछने वाली बात है, पूछने वाले हमारे, अरे आपका नेता तो कह रहे थे कि परंपरा आता, ना 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 ना, परंपरा में कुछ नहीं है, सारा मैसेज आ गया, केवल नीतीश है। सोचिए कितना अंतर हो गया। तो एक बड़ा फर्क तो ये आया कि अब दोनों तरफ से नामों की दावेदारियां, दोनों तरफ से कहाँ, उधर कहाँ अभी फेस हुआ है? तो आप ही तो बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं नीतीश है नीतीश। अरे तो अभी 2 को जो बोलेंगे तब ना, प्राइम में 3 आदमी, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा एंड अमित शाह, तब ना होगा। अभी तो ये बोल ही नहीं हो सकता है, किसी स्ट्रेटजी के तहत ये बोल रहे हैं, बाद में जब समय तक हमारा नेतृत्व तो कहाँ कहा था, बचाव की गुंजाइश बनी रहे। हाँ हाँ, इसीलिए मुझे जो लगता है, तो ये मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, जब जो एक बड़ा बदलाव जी,
ठीक है, अब हम रुक कर रहे हैं संतोष सिंह जी का, जो कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। संतोष जी, कितना फ़र्क पड़ता है इस बात का कि मुख्यमंत्री पद का फेस, जब तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो रहा था तो मुझे 2014 का लोकसभा चुनाव का बीजेपी का कैंपेन याद आ रहा था। आईपीएल और इन सब के इर्द गिर्द जब ये ऐड आते थे मैच के बीच में, तो होता था कि एक टीम का कप्तान टॉस के लिए आ गया, दूसरी टीम का कप्तान ही नहीं है, और इस तरह से नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी और एक तंज कि कांग्रेस ने अपना पीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया। अब यही बात भारतीय जनता पार्टी से पूछी जा रही है कि आप स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कह रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ता है इस बात का कि सीएम का एक क्लियर कैंडिडेट हो, काडर के लेवल पे भी और वोटर के लेवल पर? क्योंकि हमने दोनों तरह के उदाहरण देखे। 2017 में अखिलेश यादव ने सत्ता गंवाई, योगी आदित्यनाथ ने हासिल की, तब सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था। 2022 में नरेंद्र मोदी कंधे पर हाथ रखते हैं, फोटो खींचती है और बाकायदा डिक्लेरेशन होता है। तो बिना सीएम फेस के भी चुनाव जीते गए हैं, बिना सीएम फेस के भी चुनाव हारे गए हैं। बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए, नीतीश कुमार को सीएम फेस इन्होंने 2010 में तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो एकदम उनका एक शीर्ष टॉप कॉल चल रहा था, उसमें आप 115 सीट्स लेके आए थे, 141 पर कंटेस्ट किया था, तो वो एक टॉप था, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं था। जब दूसरे कैंप में जाते हैं, आरजेडी कैंप में, तो भी उन्होंने डिक्लेयर किया लालू प्रसाद ने कि हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, और डिस्पाइट द फैक्ट कि 80 और 71 रहा, 80 आरजेडी जीतती है, 71 ये रह जाते हैं, नंबर 2 की पार्टी रहते हैं, फिर भी इनको स्वीकार करता है। तो वो भी प्री पोल प्रोजेक्शन था। 2020 में भी सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, तो उन्होंने कहा था कि रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर जो भी होता है वो नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। तो आप अब देखेंगे कि इस कैंप में हैं या उस कैंप में हैं, 2010, 15, 20, तो ये जो भाषा आप जो अमित शाह ने कहा नेतृत्व वाली बात, तो आप ही के साथ 2 बार 10 में और 20 में आप ही ने प्रोजेक्ट इनको किया था, और इस बार क्यों नहीं? ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट है अलायंस के लिए कि खास करके जब तेजस्वी को ग्रैंड अलायंस ने, महागठबंधन ने अब प्रोजेक्ट कर दिया है। और अब अशोक गहलोत की भाषा आप देखेंगे, तुरंत डिक्लेरेशन के बाद वो कहते हैं कि अब हम एनडीए से पूछना चाहेंगे उनके सीएम कैंडिडेट कौन है। खास करके बीजेपी में खुद के, अभी कन्हैया सर बोल रहे थे कि अपनी लीडरशिप क्राइसिस है, और जो आपके नीतीश कुमार आपके नेता बने हुए हैं उनको आप खुद प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो कि आपके तकरीबन 20 वर्ष से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जो उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं वो ये भी जान लें कि 80 रैलियाँ उनकी प्रस्तावित है, 80, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इतने दो, चूँकि स्पेशली विद द फैक्ट कि 2 फेज ही इलेक्शन है, तो उस सेंस में जो सारा उन्हीं की लीडरशिप में हो रहा है, और इतना हम लोगों ने भी इमेजिन नहीं किया था कि नीतीश कुमार इतनी रैलियां करेंगे। आप देखिए, सराय रंजन से स्टार्ट कर करके आप लगातार बिफोर की बीजेपी के नेता, इवन आरजेडी के नेता फील्ड में जाएं, नीतीश कुमार ने लगभग, हमको लगता है, एक आधा दर्जन से सभाएँ अभी तक उन्होंने कर ली है। तो अभी मेरे हिसाब से एनडीए को इसको काउंटर करने के लिए भी और अदरवाइज करने के लिए भी, अगर उनको लगता है कि इस चीज़ को, तेजस्वी को जो प्रोजेक्ट किया गया है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इवन होने के लिए उनको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए था। अब ये नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एनडीए को से डेफिसिट होगा, हानि होगी इससे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड डीएमजी बार, मजबूती सब कुछ है। ये बात तेजस्वी यादव ने जब महागठबंधन का उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया उसके बाद कही भी कि नीतीश जी के साथ अन्याय हो रहा है। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नादी आधिकारिक रूप से उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग नीतीश को अब सीएम नहीं बनाएंगे। इस पर अमित शाह के बयान ने मुहर लगा दी। वो जेडीयू के जो नेता हैं वो बीजेपी के इशारे पर जेडीयू को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मानकर चलिए कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, ये अमित शाह ने फैसला कर लिया है, ऐसा तेजस्वी यादव ने बोला। पंकज झा जी के पास चल रहे हैं, ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर हैं। पंकज जी, एनडीए के खेमे में क्या हो रहा है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन तेजस्वी को सीएम का चेहरा डिक्लेयर फाइनली कर दिया गया। पर्दे के पीछे क्या रस्साकशी चली और इतना वक्त क्यों लगा, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। और मुकेश सैनी को जो डिप्टी सीएम का घोषित किया गया, और सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम घोषित किया गया। देखिए, कल भी जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें आज से ठीक 5 साल पहले ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सैनी तेजस्वी के बगल में बैठ कर अलग हो गए थे सीटों की लेकर। 60 सीट से शुरुआत की थी मुकेश सहनी ने और आकर 15 पे मान गए। उसमें सबसे बड़ा ये था उनके लिए कि वो पहले ही उन्होंने कमिटमेंट ली थी, जो बताया गया। मुकेश सहनी ने खुद ये बात कही कि मुझे घोषित किया जाएगा डिप्टी सीएम, इसीलिए मैं 15 सीटों पर मानने को राजी हुआ। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 11 बजे थी वो शुरू हुई आपको करीब 12 बजे के बाद में,
उस बीच में ही मामला फंस गया और मैंने जो अपनी आंखों से देखा, दीपांकर भट्टाचार्य ने शुरुआत की थी, लिफ्ट से ऊपर गए, अशोक गहलोत ऊपर ही होटल में बैठे थे, उसी होटल में मुकेश सहनी भी रहते हैं। उसके बाद अशोक गहलोत ने बात की दिल्ली में, दिल्ली से क्लियरेंस मिला, उसके बाद सारे जो साझेदार हैं उनको बताया गया, उसके बाद धीरे धीरे करके सब लोग गए और मुकेश सहनी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। ये जो बात कही जा रही है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए, इसमें जो ये वक्त लगा, या फिर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये तेजस्वी ने खुद राहुल के बारे में कहा कि आप पीएम कैंडिडेट हैं, ये कांग्रेस की बड़ी सोची समझी रणनीति थी और ट्रैप था एक तरीके से, जिसमें वो कामयाब रहे। और उसके सूत्रधार पटना में अगर देखें तो कृष्ण अल्लावरू थे और दिल्ली में बैठकर सारा खेल खुद राहुल गांधी गाइडेंस दे रहे थे, केसी वेणुगोपाल कर रहे थे कि भाई हम तब तक नहीं करेंगे। इन लोगों को जो शुरुआत में कहा गया था, जो पटना में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें आखिरी में 52 से 54 पर बात छोड़ी गई थी कांग्रेस के लिए, और वो भी क्वालिटी जिस पर फोकस था कि हमको जिताऊ सीट चाहिए, वो आरजेडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स बनाए रखा गया। अगर आप ही से पूछा जाए बिहार में किसी से कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कौन सीएम होगा, नेचुरल चॉइस है और सबका जवाब एक ही होगा कि भाई तेजस्वी ही होंगे। ये तो राहुल गांधी खुद ही इंडिया अलायंस में बोल चुके हैं कि जिस राज्य में जो बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय कंट्रोल कमांड उन्हीं के पास होगा। आप सीएम फेस हैं तो सीटों का बंटवारा से लेकर सब कुछ वही होगा। लेकिन कांग्रेस ने सोच समझकर एक प्रेशर बनाए रखा कि हम तब तक नहीं करेंगे जब तक मेरी बात मान नहीं ली जाए, और इसीलिए 70 से भले ही 60 आ गए, लेकिन सीटों की क्वालिटी जो वो चाहते थे कमोबेश। और देखिए वो जिन सीटों पर फाइट हो रही है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट वापस नहीं लिए, तो एक तरीके से उनका ट्रैप था और उस ट्रैप में फंसे, और बाद में तेजस्वी को जिस समय अनाउंस करना था उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब बात इससे आगे की भी है, और वो है डिप्टी सीएम का। मुकेश सहनी नहीं, 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। उसमें ये है कि एक अति पिछड़ा, मतलब एक पिछड़ा सेगमेंट से आएगा, कुशवाहा होगा, एक मुस्लिम होगा और एक दलित होगा। अब उसकी घोषणा जब हो, ये आगे बात हो, मतलब अभी ये घोषणा हो सकती है, आगे घोषणा हो सकती है। जो मुझे बताया गया आरजेडी कैंप से, उनकी चॉइस, आरजेडी की चॉइस ये है कि मुस्लिम जो है डिप्टी सीएम वो आरजेडी के कैंप से हो। कुशवाहा जो है वो चूँकि 8 विधायक अभी भी अगर देखें सीपीआई माले में तो कुशवाहा बिरादरी के हैं, और दलित वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कोटे से बने। ये आरजेडी कैंप का ही कहना है। हमारे साथ अरुण आशीष जी हैं, दैनिक जागरण अखबार के स्टेट ब्यूरो चीफ हैं। अरुण जी, आप इतने बरसों से यहाँ कवरेज कर रहे हैं, इस तरह के गतिरोध पहले भी रहे होंगे आरजेडी और कांग्रेस के बीच, या इस बार बिल्कुल नया था समीकरण? क्योंकि ये तो हम लोग 2000-2005 में भी सुनते थे कि लोकल कांग्रेस कह रही नहीं साहब हमें उतनी सीटें नहीं, इतनी सीटें नहीं। 1990 से 95 तक वो प्रमुख विपक्षी दल भी रहे, तब भी 90 के ऊपर उनकी सीटें थी, तब अविभाजित बिहार था। टसल हर बार सुनने में आती थी, पर इस बार कुछ अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व रहा। हाँ, पिछले कई चुनाव की अगर बात करें तो पिछले कई चुनाव की तुलना में इस बार कुछ अधिक हंगामा हुआ, देरी हुई। पंकज जी जो बता रहे थे क्वालिटी वाली सीट चाहिए, यह भी एक मसला था। पिछली बार इनको 70 सीटें दी गई थी, जिसमें ये 19 जीत पाए थे। उससे पहले 15 में 41 सीटें दी गई थी, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा था, 29 निकाल पाए थे। तो इनका कहना था जो आपने 70 सीटें दी मुझे, लेकिन हारने वाली सीटें थी, ऐसी सीटें थी जिसमें अपोजिशन लगातार 5 से ही हारता रहा है। तो अब देखना होगा लिस्ट, हम जो सरसरी तौर पर देख रहे हैं तो बहुत क्वालिटी की सीट नहीं मिली है, या कह लीजिए कांग्रेस में कम। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ फुलपरास का। फुलपरास में कांग्रेस पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, कृपानाथ पाठक थे वहाँ उन्होंने फिर इस सीट उन्हीं को मिली, फुलपरास की सीट उन्हीं को मिली, लेकिन कैंडिडेट बदल दिया इन्होंने। कैंडिडेट क्यों बदला? तो एक चला अत्यंत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व, जो कि एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो एक नया फार्मूला कांग्रेस निकाला, आरजेडी वाले भी कह रहे हैं भाई उनके वोट बैंक में हम कैसे घुसें। इस फार्मूला के तहत उन्होंने वहाँ पर एक मंडल को, अत्यंत पिछड़ी जाति को उतार दिया। अब वहाँ से खबरें जो आ रही हैं वो यही कह रही हैं, जो पहले जो कांग्रेसी थे, जो कृपानाथ पाठक को 60,000 के आसपास वोट आया था, उन लोगों में रिजेंटमेंट से भाई आप हमको क्यों नहीं, हमारी जाति को क्यों नहीं दिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। टकराव जो होता है कांग्रेस में सीटों को लेके, तो क्वालिटी सीटों के अलावा इसके चलते टकराव होता है, जो हमारी संतानों के लिए सीटें कहाँ मिलेंगी। अखिलेश सिंह जी का जो संघर्ष है, या मदन मोहन झा जी का जो संघर्ष है, तो कई नेता ऐसे थे जिनसे कोई स्थापित नेता, जिनसे कोई कहता था आप मेरी पैरवी कीजिए, तो वो कहते थे हम कैसे पैरवी करें, हमारा तो खुद ही बेटा का मामला फंसा हुआ है।
तो क्वालिटी की सीट और सीटों की संख्या दोनों अलग चीज़ है। सच कहिए तो पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से पहले कांग्रेस ने बिहार में अपने को मजबूत बनाने का कोई गंभीर प्रयास भी नहीं किया। और जो मान्यता है राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस जीवित हो गई थी पूरे बिहार में। उनके जो पुराने जनाधार के लोग थे वह भी सक्रिय हुए थे। और ऐसे लोग, ऐसे युवा या समाज का वह हिस्सा, इसे नीतीश कुमार से प्रेम नहीं है, एनडीए से भी प्रेम नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव से परहेज है, तो उनका भी एक हिस्सा कांग्रेस की ओर आकर्षित हुआ था। यह परिणाम के बाद पता चलेगा जो सचमुच हुआ, जो नया जुड़ने वाला हिस्सा था वह जुड़ पाया कि नहीं जुड़ पाया। बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में सौरभ जी कुछ भी चर्चा करें तो यहाँ आप देखेंगे जो समर्थन और विरोध, विकास और विकासहीनता से अधिक महत्वपूर्ण ये होता है जो लालू प्रसाद को कौन रोक सकता है, लालू प्रसाद को कौन ला सकता है। यही कारण है 20 साल का इनका शासन हो या 11 साल तक केंद्र में मोदी जी का शासन हो, विकास के ढेर सारे काम हुए, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन विकास पर उतना भरोसा नहीं किया जाता जितना जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। इनको मान रहे आज भी जंगल राज ही हमको सबसे ज़्यादा वोट दिलाएगा। तो ऐसा भाजपा और जेडीयू को लगता है? हाँ, ऐसा लग रहा है भी, यह है भी। आज जैसे तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस हुआ, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षण बढ़ा है, नौकरियां मिली हैं, वो श्रेय मांग रहे हैं, लोग श्रेय दे भी रहे हैं। लेकिन देखिएगा पूरा बोर्ड जो पोलराइज करेगा वही इस आधार पर पोलराइज करेगा जो लोग यह मानते हैं कि नहीं कि तेजस्वी यदि आए तो लालू प्रसाद के शासन की वापसी होगी, या लोग ये मान लिए हैं जो लालू प्रसाद का एक एज था, एक दौर था, वो चला गया। अब जो दौर है तेजस्वी का है, यूथ का है, और तेजस्वी ने जैसा कहा है जो हम अपराधियों से समझौता नहीं करेंगे, करप्ट लोगों से समझौता नहीं करेंगे, तो ये है जो कमिटमेंट जो कर रहे हैं, इस पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं, इसकी भी परख होगी चुनाव में। पुष्पमित्र जी हैं हमारे साथ, इंडिया टुडे मैगजीन के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। पुष्पमित्र भाई, आप पूर्णिया के रहने वाले हैं? जी। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, बोले बिहार में वोटिंग सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर पर होगी, किसी और की तस्वीर पर नहीं। वो टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई तो पीछे सिर्फ तेजस्वी यादव की फ़ोटो लगी हुई थी। पप्पू यादव को लेके विद इन कांग्रेस भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, पर आपको लग रहा है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम के ऐलान के बाद महागठबंधन बिल्कुल एक है, या अभी भी बहुत सारे कील कांटे हैं जो दुरुस्त होने हैं? जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का एसोसिएटेड मेंबर कहते हैं, और हमारी तरफ एक शब्द है खरखाई लूटना, तो वो खरखाई लूटते हैं। और कई बार कांग्रेस तो वो अपने तरीके से राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनके पक्ष में तेजस्वी से लड़ जाएंगे, उनके पक्ष में बीजेपी से लड़ जाएंगे, भले कांग्रेस उनको भाव दे ना दे। अभी जब सब चुप थे, महागठबंधन के बीच में बहुत तनाव था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबसे ज़्यादा मीडिया में पप्पू यादव छाए हुए थे। इस कैंडिडेट के पास, इस कैंडिडेट के पास अपनी तरफ से कांग्रेस की बात रखना, ये उस कैंडिडेट का प्रचार करना, उसके पक्ष में खड़ा होना, और तमाम तरह की ऐसी बातें करना जो कांग्रेस के पक्ष में हो। कांग्रेस भी कई बार उनको कहने देती है, कई बार नहीं कहने देती है, कई बार अपनी मीटिंग में बिठा लेती है, कई बार भाव नहीं देती है, अपने हिसाब से कांग्रेस उनको डील करती है। तो पप्पू यादव का यही मामला है, वो जितना कांग्रेस को लगता है कि इनसे फ़ायदा है उतना उससे लेती है, बाकी उनको छोड़ देती है। एक तो बात ये है। दूसरा जो महागठबंधन की बात है, महागठबंधन में अब लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी, क्योंकि अब जो मूल विषय था कि संवादहीनता, सबसे बड़ी दिक्कत थी संवादहीनता की, जो टिकट सीट बंटवारे के बाद से ही एक संवादहीनता शुरू हो गई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, वो शुरू हो गया अशोक गहलोत को एक्टिव करने के बाद से। कृष्णा अलावरू शायद वो संवाद नहीं बना पा रहे थे, तो इसलिए अशोक गहलोत आए, उन्होंने संवाद बनाया। अब चीज़ें ठीक हो गई। कहा जा रहा है कि भले नाम वापसी का तारीख निकल चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ तय हो जाएगा कि यहाँ ये कैंडिडेट इसको डैमेज कर रहा है, वहाँ मीडिया में कह दिया जाएगा कि हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट यही हैं। और कई बार कई सीटों पर ऐसा भी मामला है कि अगर एक ही गठबंधन के 2 लोग मैदान में हैं
तो वो भी मुख्य उम्मीदवार को किसी न किसी तरह से फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टी के, वो एनडीए का वोट काट रहे हैं, तो उनको रहने दिया जाएगा और बाकी को हटा दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो संवादहीनता, तनाव और लग रहा था कि अब चुनाव इनके हाथ से निकल गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब चीज़ें ये लोग बैठ के सेटल कर लेंगे, क्योंकि सबका मन भर गया है। तेजस्वी का मन भर गया कि उनका नाम आ गया है, मुकेश सहनी का मन भर गया कि उनका नाम आ गया है। अब जितने जिसके ग्रीवांसेस थे वो पूरे हो गए हैं, तो अब चीज़ें ठीक हो गई ऐसा लगता है। हाँ कन्हैया सर, सब बिल्कुल उनके पास है, माइक है जी। हाँ, महागठबंधन में अब सब कुछ स्मूथ है, कोऑर्डिनेशन, ये जो फ्रेंडली फाइट हो रहा है 4 सीट पे कांग्रेस आरजेडी का, 4 सीट पे कांग्रेस का लेफ्ट पार्टियों के साथ, और वीआईपी के साथ भी है 1 आध सीट पे। हाँ नहीं, वो हल्का फुल्का दिखाने के लिए चलता रहेगा ताकि वोट कट सके, ये भी होता है। आप नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं, तभी तो आपके पास आते हैं समझने के लिए महाराज। बनावटी तौर पर भी होता है। नौटंकी देखे हैं कि नहीं? जी देखे हैं। उसमें दिखावटी रूप से भी कुछ होता है, जनता को गुमराह करने के लिए। क्या गुमराह करना चाहते हैं वो फ्रेंडली फाइट के जरिए? मैंने कि फ्रेंडली नहीं, हमारा ये है, देखिए एक बात तो है ना कि यहाँ जात के ही आधार पर ज़्यादा मामला बनता है वोट में। तो ये ठीक है पुष्परंजन जी कि जिस जात को, जैसे मान लीजिए कि जहाँ आप एक जगह ले लीजिए, मैं देख रहा था सीपीआई के हैं गुप्ता जी, उनको बैठाने का जरूरत है, किसका वोट काटेंगे? उसी तरह से जो अपर कास्ट के होंगे या जो कोर वोटर हैं एनडीए के, उधर नहीं बैठाएंगे। आज इधर भी वैसा करेंगे इधर, लेकिन ये है कि पार्टियों में सिंबल पर कोई नहीं लड़ रहा है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन बागी तो बहुत हो गए हैं। 1-2 को बागी थोड़े हैं, 2-3 दर्जन बागी हैं। कुछ को तो बैठा दिया गया, दाम साम दंड भेद जो भी है, लेकिन बाकी कहाँ बैठ रहे हैं? अभी हमारी थोड़ी देर पहले पारू में अशोक सिंह है, उनसे बात हुई, हमने कहा कि हाला है क्या? बैठ गए जी। अरे बैठ गए, कौन बैठा देगा हमको? 4 बार से एमएलए हैं, खाटी ठाकुर हैं, राजपूत हैं, हमको कौन बैठा देगा? हम फ़ोन कर रहे हैं कौन कौन आता। हाँ अमित शाह जी फ़ोन किए तो हमने कह दिया कि आपसे ज़्यादा दिन से मैं राजनीति में हूँ। बैठने का बात सवाल कहाँ है? उधर जो है दिनारा में जय कुमार सिंह हैं, अब उनके खड़ा होने से जो वहाँ आरएलएम के आलोक कुमार सिंह हाँफ रहे हैं, तो किसका वोट काटेंगे? इसी तरह ऐसे ऐसे जो पोटेंशियल कैंडिडेट है कई हैं, जहाँ तक बैठाने का अपना चल भी रहा है। जैसे आपको रश्मि वर्मा है, बेचारी बैठ गई नरकटियागंज से, बागी थी, लेकिन अब भी हमसे पूछिएगा जो लड़ाई है, मैं जो देख रहा हूँ, इस लड़ाई में बराबर की मैं लड़ाई नहीं कहता हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ। इस लड़ाई में मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का एज है। अरुण जी ने कुछ बात बताई, मैं उससे, मेरा अधिकार है डेमोक्रेटिक से सहमत ना हूँ। अरे बिल्कुल है साहब, है ना? अरे और आप तो वैसे भी हम सब लोगों के गार्जियन हैं कन्हैया भैया। इस उम्र में भी बहुत मैं घूमता हूँ, इसमें ना नौजवान जो हैं कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन, उनकी सोच ही कुछ दूसरी है। क्या है उनकी सोच? उनकी सोच ये है कि एक यंगस्टर चाहिए, और यंगस्टर में जो दिखता है वो यही है। चिराग पासवान भी तो हैं, प्रशांत किशोर भी तो हैं। चिराग पासवान के बारे में दूसरे तरह की चर्चा है। क्या चर्चा है? वो चीज़ वो नहीं है, मतलब उस समय ही नहीं देते हैं। अच्छा, उनका दिनचर्या ही कुछ दूसरा है। उनके घर में तो मुख्यमंत्री आते हैं 10 बजे तो 12 बजे आते हैं, पता चलता है कि वो सजने संवरने बनने ठिनने में बड़ा समय लगता है। राजनीति में, पत्रकारिता में बनने संवरने का समय नहीं होता है। जिस रूप में है झोला उठाए चल दिए। जी हम ये कह रहे थे, इससे हम सहमत हैं, जो तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षण है। हमारा ये कहना था जो नैरेटिव क्या होगा चुनाव का, कहाँ किस बिंदु पर लोगों का मत विभाजन होगा। तो एक तो ठीक है, काम बहुत अच्छा हुआ। दूसरा ये हुआ जंगल राज। मैं जंगल राज की बात इसलिए कह रहा हूँ, जो बीजेपी एंड जदयू इन लोगों लंबा शासन किया, खूब विकास किया, फिर भी उनको अपने विकास पर भरोसा नहीं है। आप याद कीजिए
कल जो है प्रधानमंत्री का भाषण था जिसमें वो कह रहे थे जो बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना होगा, यहीं रोजगार देंगे। लेकिन कहते क्या है, जो 100 साल तक बिहार के लोग जंगल राज को नहीं भूलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इस नैरेटिव को बीजेपी बार-बार याद दिला रही है। हाँ बीजेपी तो यहाँ तो पर उसका ग्राउंड पे रेजोनेंस अब कितना है? हाँ, ये तो देखना होगा। ये अरुण जी, इसका मतलब यह है कि आप वैसा कुछ नहीं किए हैं कि जो बार बार कह सके हमने ऐसा किया, जंगल राज को हम भूल जाएं। ऐसा भी तो हम कुछ किया नहीं है। इसका मतलब लिखे दिए आपको बार बार 20 साल शासन करने के बाद भी आपको जंगल राज की याद आ रही है। इसका मतलब है जो आपने जो किया आप भी मान रहे हो पूरा नहीं है, जो लोगों की आकांक्षा से पूरा नहीं है। एक ये मान रहे हैं हम जी। अच्छा, पिछली बार का आप कह रहे हैं जो 16,000-17,000 वोटों का अंतर रह गया था दोनों में, तो इसको भी थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। 12 से 13,000। हाँ, जो अब 12,000 मान लीजिए, लोग सीधे जोड़ रहे हैं जो 12,000 इस सहनी के आ जाने से आ जाएगा। इसमें यह भी जोड़ना चाहिए जो 5% चिराग के आने से बढ़ सकता कि नहीं बढ़ सकता, अगर वोटों का हिसाब करें तो। उपेंद्र कुशवाहा भी आ जा रहे हैं। ये गणित, अंक गणित है, हिसाब है जो हम लोग बैठ के यहाँ पर करते हैं। एक बात जो बार बार देख रहे हैं हम लोग, कहते हैं जो लोग डिसाइड करेंगे जो कौन जीतेगा, कंफ्यूज कर जाएगा, बनिया दे देगा, इसको भूमिहार दे देगा, इसको राजपूत। ऐसा कोई कंफ्यूजन लोगों में नहीं होता है। हम लोग जो बैठ के यहाँ बातचीत करते हैं तो वोट के प्रति उनकी जागरूकता, जो वोटर जो हैं वो तय कर लेते हैं, देख लेते हैं जो कौन जीतेगा कौन हारेगा, और एकदम साफ साफ है मामला है किसको जिताना। अरे ग्राउंड पर अरुण जी, ग्राउंड जो है उस वहाँ पर जो है जेडीयू और चिराग के वोटर्स जो हैं उनमें खट्टा खट्टा है कि मीठा मीठा है, ये भी तो देखना होगा। ये देखना, ये नेता में क्या है। देखिए फिर वहाँ चिराग नहीं रह जाएंगे, वहाँ फिर नीतीश रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, चिराग। एक और सवाल आया, दोस्ताना मुकाबला जो शब्द आया बिहार की राजनीति, तो हमको लगता है कन्हैया जी भी हमसे पहले से देख रहे हैं, शायद 89-90 में आया है फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना मुकाबला। क्योंकि जनमोर्चा था, उसमें बीजेपी भी थी, जनता पार्टी की कई सीटों पर जनता दल और भाजपा आपस में आप लोग करेक्ट करेंगे। हमको लगता है जो हम अपने होश हवास में देख रहे हैं, दोस्ताना मुकाबला का कंसेप्ट उसी में आया, आपस में लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे। परिणति क्या है, तो पिछले चुनाव में बछवाड़ा में फिर वही सीट है, बछवाड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का, बेगूसराय जिले का। कैंडिडेट भी वही हैं, गरीब दास भी हैं और अवधेश राय भी हैं, और मार्जिन हमको लगता है 1000 से कम था बछवाड़ा का। देखेंगे आप, जीता कौन, बीजेपी के मेहता जी जीते। तो वहाँ भी यही लगाया गया था जो भाई उधर कंफ्यूजन होगा, नहीं होता है। पर गरीबदास पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, इस बार कांग्रेस। हाँ, निर्दलीय, लेकिन वोट वही है, निर्दलीय भी लड़े थे। तो उनके पिताजी रामदेव राय जो है मर गए थे, उनका निधन हो गया था, और उपचुनाव नहीं हुआ क्योंकि समय कम था, इसलिए आम चुनाव हो गया। तो उसमें सहानुभूति का भी एक पक्ष था, उनको सहानुभूति वोट मिला, भी पिताजी गुजर गए इनके। रामदेव राय जी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत पॉपुलर आदमी, बहुत सहज भी थे पुराने ज़माने के। कर्पूरी ठाकुर जी को हराया था उन्होंने, रामदेव राय वही थे। अच्छा, गरीबदास के पिताजी जो हैं 84 में ही ना, 84 हाँ 84 का समझिए अब क्या। कर्पूरी ठाकुर को ना, हाँ, दमकीपा से लड़ रहे थे, कर्पूरी जी को हराया था, तो वह उस फैमिली के थे। ये चौधरी सिंह की जो पार्टी बन रही थी तब तक है। हाँ, कर्पूरी जी लड़े थे उससे, और ये कांग्रेस के थे, रामदेव राय जी कांग्रेस के थे, उन्होंने हराया था, और गुरु शिष्य भी थे दोनों। हारने के बाद जाकर रोए रामदेव राय जी, उन्होंने हमसे कहा था जब रोए कर्पूरी जी के पास, हमसे पाप हो गया, हम क्या करें, छोड़ने क्या। तो बोले नहीं, नाप लड़े जीती। इनको दिया गया था यह सोच के भाई सीट कहाँ से, कर्पूरी जी के सामने कहाँ से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो इंदिरा लहर थी। हाँ, लहर के बावजूद तो बछवाड़ा में हुआ यही था, जो 2 यादव लड़े वो जीता। इसी ढंग से 8, 9, 10 सीटों की बात हम लोग, जैसे वैशाली की बात आती है तो वहाँ हिसाब लगाया जाता है जो भाई इनके जेडीयू के कैंडिडेट, मुन्ना शुक्ला की बिटिया लड़ रही है। नहीं, जैसे पटेल हैं, पटेल ही हैं जदयू के विधायक वहाँ पर। कुशवाहा नहीं, पटेल कुर्मी है। अच्छा, इन्होंने कुशवाहा को दिया आरजेडी, जो एलजेपी आर से आए थे इनके यहाँ, और कांग्रेस ने अपने पुराने संजीव सिंह को उतारा है। वहाँ इन लोगों का कैलकुलेशन ये है जो भूमिहार बोर्ड जो है वो संजीव को मिल जाएगा, जेडीयू को नहीं मिलेगा।
और बाकी जो है यादव कुशवाहा के वोट से ये अभय कुशवाहा जीत जाएंगे। तो हम एक चीज़ हमको लग रहा है जो बदलाव हुआ है या मीडिया का जो प्रसार हुआ है, तो चिंतन का जो स्तर है, जो हम लोग यहाँ बैठ के सोचते हैं वहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। वो हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ ऐसा हो सकता है, तमाम संभावनाओं पे बात करते हैं। हो सकता है, ये इनकी प्लानिंग हो सकती है दोस्ताना मुकाबला के नाम पर। अब जैसे आप ले लीजिए वहाँ सिकंदरा में 2 पासी जाति के लोग रह रहे हैं, दोनों पासी हैं, आरजेडी से उदय चौधरी और कांग्रेस से विनोद चौधरी। अब वहाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं प्रफुल्ल कुमार माझी मुसहर हैं। वहाँ क्या पोलराइजेशन होगा, वहाँ कौन वोट कटेगा, किसका वोट बटेगा, जाति पर ही बटना होगा। तो पासी का वोट बटेगा तो किसको मुनाफा होगा। पर अरुण जी ना, जैसे कहलगांव की सीट है जहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा, वहाँ आरजेडी ने दे दिया है रजनीश भारती जो यादव हो गए, और उसके बाद सदानंद सिंह की बेटे जो है शुभानंद मुकेश, वो जेडीयू से हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कुशवाहा, जो प्रवीण सिंह कुशवाहा है कांग्रेस के, वो लवकुश वाला जो फैक्टर है वो जेडीयू का ही काटेगा। और उस हिसाब से ये लोग, जो बताया जा रहा है आरजेडी कैंप से, कि इसीलिए हम चाहते हैं कि वह फ्रेंडली कंटेस्ट बना रहे। वो यादव जो है, मुस्लिम की संख्या वहाँ ठीक ठाक है, यादव भी ठीक ठाक है, तो वो बीच से निकल जाएंगे। ऐसे उन्होंने 4-5 सीटें उन्होंने गिनाई कि इस तरीके से फ्रेंडली फाइट हमारे फेवर में ये बागुल लग रहा है। ये कहलगांव के संदर्भ में कह सकते हैं ये हो सकता है, ये सीट टू सीट वेरी कर रहा है। चलिए हम तो ये तो 8-10 सीटों की बात हो गई, पर 243 में बाकी सीटों पर भी बात कर लें। आप लोगों को लग रहा है कि अब ये अनाउंसमेंट के बाद सीमांचल वगैरह में आरजेडी को स्पष्ट बढ़त हासिल होगी? पिछली बार वो जो दरभंगा वाला रीजन था और वहाँ से लेके और सीमांचल तक जितनी सीटों की उम्मीद आरजेडी और महागठबंधन कर रहा था, उतनी सीटें उनको नहीं मिली थी। कई लोगों ने ये कहा भी कि कोसी और सीमांचल वाले इलाके की वजह से वो बनते बनते रह गए। इस तरह की व्याख्याएं बहुत प्रचारित की गई हैं, जिसको वैसी चैलेंज भी करते हैं। आपको लगता है कि इस बार वहाँ पे उनको क्लियर एज है? नहीं, उनके अपने पारंपरिक वोट बैंक जी। मतलब पिछले बार जो मिथिलांचल और सीमांचल में और कोसी के इलाके में आरजेडी को कम वोट आई थी, उसकी वजह ये नहीं थी कि तेजस्वी का नाम नहीं था या ऐसा कुछ था। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जब पहले चरण में दक्षिण बिहार में लगा कि आरजेडी को बढ़त है, तो आरजेडी के जो कोर समर्थक थे उस इलाके में बहुत एग्रेसिवली बिहेव करने लगे, और ये मैसेज गया कि तेजस्वी आ रहा है। और इसके डर से जो इसके विरोधी वोट बैंक हैं वो एकजुट हो गए, एग्रेसिवली उन्होंने इनको डैमेज किया। जहाँ सीमांचल का मामला तो अलग है, लेकिन जो मिथिलांचल और कोसी का इलाका है वहाँ इसलिए हारे। अभी भी तेजस्वी को डैमेज उनके कोर समर्थक है जो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। जैसे कि उस समय मैं फील्ड में गया था तो देखता था कि बहुत तेज़ से ये लोग सैकड़ों बाइक लेके दौड़ते थे, और जहाँ से निकलते थे तो एक दहशत का माहौल होता था। उनको लगता था कि अब तेजस्वी आ रहे हैं। तो ये जो उत्साह था इसने दूसरे लोगों को डराया, तो इसलिए मिथिलांचल और कोसी में डैमेज हुए। तो अगर तेजस्वी उसको कंट्रोल करेंगे तभी होगा। सीमांचल का मामला अलग है। सीमांचल में इस बार ओवैसी थोड़े डाउन हैं, क्योंकि एक तो उनके जो लोग थे वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो इसका उनको नुकसान है। दूसरा, उनको अपने सर्वे में भी लग रहा है कि वो उतने मजबूत नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ओवैसी को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बार ओवैसी की पार्टी MIM, जिसको मजलिस कहते हैं, वो भी गठबंधन के लिए शुरू से उनका एक ही एजेंडा रहा है कि गठबंधन हो जाए, आरजेडी से हो जाए, कांग्रेस से हो जाए, नहीं तो किसी और से हो जाए। तेज प्रताप तक से उन्होंने कोशिश की गठबंधन के। हाँ 6 से तो वो कमज़ोर है इस बार ओवैसी, इसलिए सीमांचल में महागठबंधन को कुछ बढ़त मिल सकती है। लेकिन कोसी सीमांचल में तभी बढ़त मिलेगी, वो इलाका ऐसा है जिसमें मुख्य रूप से अति पिछड़ी जातियाँ बहुत प्रोमिनेंट हैं। तेजस्वी ने योजना बनाई थी कि वो फुलपराज से चुनाव लड़ेंगे इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, लेकिन फिर वो योजना नहीं, वो लड़ नहीं पाए किसी वजह से। क्या वजह थी? लेकिन अगर वो लड़ते तो उसका फ़ायदा होता। और दूसरा तरीका ये है कि वो अपने समर्थकों को थोड़ा सा कंट्रोल रखे, तभी हो पाएगा। एक और बात है उसमें, मुझे जो लगता है उसमें तो जी ने सही कहा, ये कारण था, लेकिन एक और कारण था कि जब पता चला इन लोगों को कि हम लोग पिछड़ गए हैं, बहुत मगध में और इधर पिछड़ गए हैं, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद कीजिए, एकदम धर्म आधारित जो है। उस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, संतोष जी को याद है, असहज महसूस कर रहे थे। याद होगा आपको? पोलराइजेशन किया गया, पूरा स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी गई, उसका भी फायदा हुआ। उसमें एक चीज़ और आप जोड़िए
उस इलाके की सभा में नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरी आखिरी चुनाव है। हाँ, आखिरी चुनाव है। वह भी काम किया था। आखिरी चुनाव है मेरा। धमदाहा विधानसभा था। आपके गांव से। हाँ, ये भी काम किया था। लेसीसी की सभा में। हाँ, नहीं, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सौरभ जी। इस पर पहले भी बात हुई है कि मिथिलांचल और सीमांचल, आमतौर पे बिहार में हिंदू मुसलमान वाले फैक्टर पे चुनाव उस तरीके से नहीं होता है। 2015 में भी अमित शाह ने कहा कि जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। गिरिराज जी तो रोज़ यही सब कर रहे हैं, कभी परोसते हैं, पर होता नहीं है। पिछली बार जो हुआ था ना, जिन्ना वाला जो मामला था, मुशीकुर रहमान वाला, वो पूरा मिथिलांचल का पूरा चुनाव ही बदल दिया हुआ। हुआ। पहली बार हिंदू मुसलमान हुआ, आमतौर पे कभी नहीं होता। उस एक बयान ने, उसकी वजह से, जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता, पूरा दरभंगा मधुबनी का पूरा बेल्ट साफ हो गया था। सीमांचल की कहानी थोड़ी दूसरी अलग होती, क्योंकि ये जो 4 जिले हैं वह 40% से ज़्यादा मुस्लिम हैं वहाँ पे। ओवैसी में इसलिए था क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव उतना ओपनली मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोल रहे थे। लोगों ने ओवैसी को देखा, लोगों को लगा हमारे दिल की बात कर रहा है, हमारे मन की बात कर रहा है, तो लोगों ने उस हिसाब से वोट दिया, उस हिसाब से जीत भी हुई है। लेकिन इस बार एजेंडा बिल्कुल बदला हुआ है। उनकी समझ साफ है कि नहीं, हमको वोट बर्बाद नहीं करना। इस बात का एहसास वो सही कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को भी इस बात का अंदेशा है और इस बात की जानकारी है कि इस बार मुझे वो ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है जो उन्होंने 2-3 राउंड में वहाँ प्रचार भी किया है। थोड़ा सा मुझे भी ऐड करना। जी प्लीज़। देखिए, अभी मिथिलांचल की बातचीत हो रही है। अभी हम लोग सब जानते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल बीसपी से जीत के आते हैं। उनकी जाति की जो संख्या है कम है। क्यों जीतते हैं? प्योरली पोलराइजेशन से जीतते हैं। जहाँ भी, जिस बिहार में 25 से 30% जहाँ भी ये सच्चाई है, इलेक्टोरल सच्चाई है, 25-30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है। 30-35 के बाद तो काफ़ी, और सीमांचल में तो 45 से ऊपर है और किशनगंज तो 70 पार है, तो वहाँ तो होता ही होता है। तो एक ये एग्जाम्पल है। और एक चीज़ जो छूट गया था इस बार का इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ओवैसी की पार्टी ने 25 सीटों में 2 हिंदुओं को दिया है। उसमें एक राणा रंजीत सिंह हैं। राणा रंजीत सिंह फॉर्मर आरजेडी एमपी सीताराम सिंह के बेटे हैं और रणधीर सिंह के भाई हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं मधुबन से, एमएलए बीजेपी के एमएलए मधुबन से। वो पास वाली ढाका के सीट से उनको मिला है। और एक सीट उन्होंने दिया है सिकंदरा से, एक कोई मुकेश दास ऐसे करके दिया है। तो ये 2 सीटें दिया है। ये एक रिमार्केबल बात है। तो मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि 3 टाइप से बिहार में इलेक्शन होता है। एक तो कास्ट का टेबल होता है, जो कि 243 फैक्टर्स हैं, 243 कंस्टिट्यूएंसी, 243 फैक्टर। जैसे बताया कि ये रिवेल खड़ा कर दिया, कुछ बागी हो गए, कुछ निर्दलीय हो गए, कौन किसका कुछ काटेगा, एक फैक्टर ये। दूसरा हमारा है रीजन फैक्टर, शाहाबाद रीजन में ट्रेडिशनली वो महागठबंधन मजबूत रहा है। अगर 10 को छोड़ दें तो 10 में 206 आया था, तो इट वॉज ऑल द वे नीतीश कुमार। 15 में 21 में से 17 सीट, इस 17 सीट से घट करके महागठबंधन ने 5 सीट, 2020 में 2 सीट, 2 और अब बाईपोल में जीते तो अब आपको 4 हो गया। वो अभी भी मैं स्ट्रॉन्ग बेल्ट मानता हूँ महागठबंधन का। अभी भी महागठबंधन का बेल्ट वो बेल्ट है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पोस्ट तस्लीमुद्दीन एराज हम घुसते हैं, जो तस्लीमुद्दीन एमपी रहे, किशनगंज से भी एमपी रहे, अररिया से एमपी रहे, 50 साल की पॉलिटिक्स के। आज आप देखिए सीमांचल की पॉलिटिक्स में दोनों बेटे लड़ रहे हैं आमने सामने। जोकीहाट के, अररिया के जोकीहाट असेंबली से शाहनवाज आलम और सरफराज आलम एक जनसुराज में चले गए। पिछली बार भी दोनों भाई एक साथ में थे। तो जो एक इतना बड़ा नाम सीमांचल का था, जो एक सारे वोट इकट्ठा कर सकता था, वो उनके एक असेंबली कंस्टिट्यूशन के दोनों बेटे लड़ रहे हैं। तो एक वो पर्सनालिटी कल्ट का जो फायदा आरजेडी को मिलता था वो घाटा है। लेकिन फिर भी सीमांचल में एकदम कांटे की टक्कर है, कभी वो बढ़ जाते हैं, कभी ये बढ़ जाते हैं। आप याद कीजिए 2014 31 सीट जीत लिया था एनडीए ने, कहाँ हारा था? पूरा सीमांचल साफ हो गया था। सीमांचल से लेकर के बाका भागलपुर तक सब, शाहनवाज हुसैन हार गए थे, बाका बेबी पुतुल कुमारी लड़ी थी, वो भी हार गई थी। वो पूरा 7 सीट उधर से पूरा उखड़ गया था। तो ये एक दूसरा है रीजन का। और हाँ, एनडीए का स्ट्रॉन्ग बेल्ट क्या है? साउथ बिहार में जदयू अच्छा करती है, नॉर्थ में जेडीयू और बीजेपी दोनों अच्छा करती है। इस तरह से पूरी बटा हुआ है। और इस दोनों के विमर्श में तीसरा फैक्टर आता है, जो कि पॉलिटिक्स हुई डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, जो कि सुप्रीम चीज़ है, डोल्स वर्सेस काउंटर डोल्स की पॉलिटिक्स। और सारे टेबुलेशन करने के बाद अब तेजस्वी क्या बोल रहा है? फर्स्ट पर्सन है। और उस दिन जो होने वाला था प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाले में,
चर्चा थी कि वहाँ गठबंधन का ये भी आएगा, क्या उनका ब्लूप्रिंट होगा, वो नहीं हुआ, इसकी चर्चा हो गई। लेकिन उस वही सब सारी चर्चा होगी जो तेजस्वी माँ बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, जो जीविका को दे रहे हैं, हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन जो कन्हैया सर बोल रहे थे, ये ब्लर करेगा लाइन को कि दोनों की कॉम्बिनेशन के बीच का गैप क्या है, जो क्या बोलते हैं फिर से गैंगीज जो है वो कितना तेजस्वी की तरफ अट्रैक्ट होता है, प्रशांत किशोर की तरफ कितना होता है। तो इस चुनाव का टेक अवे मेरे पास एक प्रशांत किशोर है, एक डेवलपमेंटल फैक्टर है और एक है जनरेशनल शिफ्ट की तरफ इशारा है। जी सर। अरे ये अगर मेल रहता, अगर मेल रहता, सब कुछ ठीक ठाक रहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते लोग। कहाँ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, अभी तक एनडीए का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? एकदम ये 2 बार तो टल गया। हाँ, मोरिया में हो रहा है, अच्छा मोरिया में नहीं होगा, कहाँ होगा भाई? दूसरे दिन यहाँ चाणक्य में होगा, अभी तक नहीं हुआ। पिछली बार आपको याद है? आप बोल रहे हैं, हमने जब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से बात की तो वो मीडिया पे ही तोहमत मर दिए कि नहीं वो कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं थी, जबकि सबको बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन दिया गया था कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संजय झा अंदर की बात बताते हैं, हम संजय झा का नाम आपसे हम अंदर का ही बात सुनने आते हैं, बताइए। संजय झा बात हो रही थी टिकट का, मुख्यमंत्री भी थे, तो संजय झा ने सुझाव दिया, विजेंद्र जी आप भी अब इस बार मत लड़िए, विजेंद्र यादव जी मुख्यमंत्री जैसे अपना करते रहते, अपना बैठ के अपना ऐसे कर रहे हैं, इस बार अब आप भी अब उम्र दूसरे को, दूसरा का एक्सेप्ट कर लिए थे किसी का, तो नीतीश को क्या 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 बोले? विजेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जब तक जिंदा है चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़िए। मतलब ये चुनाव नहीं लड़ते, नहीं चुनाव तो क्या क्या बतियाते रहते हैं जी। तो यही सब संजय बताइए, सबको बजाते मैसेज गया था कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अब बतियाते रहे, ये बतिया बताएंगे वो। ये डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना? आपको आज तक पता है कि सारे पार्टियों का यहाँ वार रूम क्या होता है? होता है ना? जेडीयू का वार रूम सुने हैं? नहीं। नहीं है? है भी तो हम बता देंगे। कहाँ है? अरे बहुत कुछ अंदर चल रहा है, अभी देखते जाइए आप। अब बताइए क्या चल रहा है? छोड़िए कुछ, चलिए महाराज ये छोड़ा कि ये ऐसे थोड़ी होता है, हमारा सब दर्शक भी हमसे नाराज होता है। युद्ध वाला क्या है सर? ये दूसरा प्रकार का वार रूम है क्या? अब ऐसा वार रूम है कि आप देखिएगा वहाँ कौन कौन सा, आज बता दीजिए कौन कौन सा कैंप है वहाँ? नहीं, अब हम कुछ नहीं बताने वाले। आदमी बोला भाई देखो हम प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन आप ये मैं बता सकता हूँ कि नीतीश कुमार, उस बार भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, पूरा सुन रहे हैं लोग कि बनेंगे सीएम नीतीश या नहीं नीतीश बनेंगे तो चाहे जितना सीट उनको आए शपथ वही लेंगे, और 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर सबसे पहला विकेट किसी का गिरेगा तो वो झा जी का गिरेगा। ये आप लिख लीजिए। आज की मैं आपके मंच पर बोल रहा हूँ। दीपक कुमार का भी, दीपक कुमार का भी माइक पे बोली, माइक पे। हाँ डीके क्या कह रहे हैं? मतलब अब दीपक कुमार का और संजय झा का, इन लोग का जाना। और अशोक चौधरी वो ऑलरेडी गिरा हुआ, वो तो कोमा में बेचारा चला, वो तो जाके जहानाबाद में मनोरमा देवी के प्रचार में हमको कह रहे हैं दूसरा काम है मनोरमा देवी। मनोरमा देवी से मतलब वो बेचारा परिवार से उनका पारिवारिक संबंध है, तो वहाँ वो तो छोड़ दिए हैं। वो तो ऐसा प्रशांत किशोर ने ऐसा मैंने मारा है बम की 3-4 लोग तो एकदम कोमा में हैं। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और कौन कौन? दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे 5 हो गया ना। ज्यादातर 2 लोगों को तो लड़वा दिया भाई, 2 MLC थे, दोनों का जाके जाओ प्रूव करो। सम्राट जी और मंगल जी। सम्राट चौधरी बेचारा सीएम 2010 में नहीं लड़े, सीएम के दौरे से हट गए। ऐसा बम ऐसा घायल हुए कि उससे हट गए। नित्यानंद राय का कैंप जो है उनका आनंद से झाल बजाने लगा, क्या एक तो जान बची। लेकिन इसी बीच जो है थोड़ा सा मूछ पर घी लगाने लगे हैं कि हमारा भी आ सकता है बारी, दिलीप जायसवाल जो है। अच्छा। नहीं अब बात आगे बढ़े, इससे पहले जरा वॉर रूम पे वापस आते हैं। थोड़ा तो बता दीजिए, सब दर्शक लोग हमसे नाराज हम आपके बाद में बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ चलिए, बहुत तैयारी है। जेडीयू टूटेगा चुनाव के बाद? जेडीयू को नीतीश के रहते उनकी पार्टी टूट जाए,
और वो जितना हम लोग समझते हैं, जितनी बातें होती हैं, जितनी सोशल मीडिया पे छपते हैं, वो उनकी स्थिति स्वास्थ्य की उतना नहीं है। ये जो वीडियो क्लिप घूमती हैं रैली, फिर रैली में उनको संजय झा आए, फिर कुछ बोल दिया, माला खड़ा करवा दिया, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा चीज वो नहीं समझते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि क्या कहा, क्या विजेंद्र यादव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मतलब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जो एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं नीतीश का स्वास्थ्य, और हम जोड़ते हैं। हाँ बताइए। आप तो कह रहे हैं कन्हैया जी कह रहे थे उसको आगे बढ़ा रहे थे। जो ये लिस्ट जो जेडी की लिस्ट जो है, हमारी समझ से सबसे बढ़िया लिस्ट है जेडी की। और मैं ऐसे कम से कम 10 लोगों को जानता हूँ जिनको दूसरे कैंप से कहा गया था जब जाके तैयारी कीजिए, फलानमा जब सीटिंग कटे उसका कट गया जब तैयारी भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं गया। हमको बताया गया जो एक एक सीट के बारे में नीतीश कुमार ने खुद ही निर्णय लिया। अब स्वास्थ्य जैसा भी हो सकता किस्तों में निर्णय लिया हो, लेकिन अब जेडीयू की पूरी सूची जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो बहुत ही सुनियोजित सूची है कैंडिडेट के लिहाज से। एक दो जगह की बात आती है, जैसे इनके डुमराव की बात आती है, पता नहीं हमको क्या मामला, उसमें कोई राहुल सिंह आ गया, अचानक आ गए, कैसे करवा। तो एक या दो मतलब 101 में 4-5 कैंडिडेट आप कह सकते हैं जो अरेंजमेंट करके हुआ होगा अनडिजर्विंग। ये ठीक कर रहे हैं अदरवाइज तो वो भी ठीक इसलिए हुआ कि नीतीश कुमार जब पता चला उनको, जब मंगा करके देखने गए, उसमें कितना उन्होंने सुधार किया तब ना हुआ। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये आपको हरनौत में हैं हरिनारायण सिंह जी, बुजुर्ग हैं, काफ़ी पुराने हैं, तो उनके बारे में प्रस्ताव आया उधर से बेटा को दे दिया जाए। सही बात। तो इतने चैतन्य थे नीतीश कुमार, उन्होंने कहा जो नहीं, अगर पूछिए उनसे लड़ना, अगर उनको लड़ना है तब तो लड़ें, नहीं तो दूसरा कोई लड़ेगा, नौजवान लड़ेगा, वर्कर लड़ेगा। अच्छा, कई चीज़ें बीच में निकली भी, हो सकता है सही भी हो, लेकिन सूची देखने के बाद लग रहा है जो सही है। जैसे लोगों ने कहा जो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसलिए वर्कर्स को आप ये कीजिए, मोबिलाइज कीजिए जो लंबे समय तक हमारे साथ रहें। तो ये बात र्यूमर नहीं हो सकती या सुनी सुनाई नहीं हो सकती, क्योंकि लिस्ट जब आप देखेंगे तो ऐसा हुआ है। इन्हीं के भिलारी जी के इलाके में एक क्षेत्र है, एक उनके IAS अधिकारी थे। भिलारी जी का कौन सा इलाका है? पूरा इलाका तो पूरा बिहार इनका मान जो है, मान जो कहते इलाका, तो उसमें तो वहाँ के IAS रिटायर्ड IAS VRS लेके IAS गए हुए थे, पूरी तैयारी किए हुए थे, मतलब 4-5 साल से कर रहे थे वो। क्या भिलारी जी 4-5? दिनेश राय। पूरी तैयारी थी, कराधार से इनसे विशेष प्रेम रहा है बहुत, इनका ये भी लिखे भी हैं उसके बारे में। इन्वर्टेड कॉमा में प्रेम रहा है बाद के दिनों में। ये इन्वर्टेड कॉमा वाला प्रेम क्या होता है? ये भी बात देखिए, वो बेचारे थे कि वो पागल थे कि मुझे लड़ना है, पागलपन जो होता है ना, तो वो जुनून कहिए या तो वो चूँकि कुर्मी हैं, वहाँ से मिले जी मुझे, वहाँ कैंडिडेट हार गया था जेडीयू का कांग्रेस से, DM बने बेतिया में, तो रात में छुप करके जो है तेजस्वी से भी मिल रहे हैं। मुझे पता लग रहा है तब डाल दे रहा हूँ। फिर समझिए कि से राहुल गांधी आते हैं सासाराम में, उनके टीम उससे भी मिलते हैं, बसपा वाला बसपा से भी मिलते हैं, जमसुराज से भी मिलते हैं, ऐसा सब छाप रहे हैं। तब वो कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं। मैं मित्र, पत्रकार आप पुलिस को मित्र होता है जी, ऐसा है आप खबर। हाँ, तो उस सीट पर अच्छा उनका वह दिनेश राय बहुत करीबी थे, CM हाउस में रहते थे, पॉलिटिकल बहुत करीबी। और उनका इकबाल ये था, जब वो DTO थे पटना के, पूरा असेंबली में भयंकर हंगामा हुआ, लगा एकदम सरकार पलट जाएगी, पूरा अपोजिशन एक तरफ हो गया है। DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, कई तरह के आरोप थे, कुछ नहीं हो पाया है उसका। और जब उनका नाम आया लिस्ट में, जैसा कि बताया गया, तो बोले नहीं,
वर्कर है फलाना वशिष्ठ सिंह, पुराना वर्कर है उनका, एक बार लड़ा भी था, उसका नाम आया लिस्ट में। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके जो भ्रांतियां हैं, जो प्रचार है और जो रिजल्ट आ रहा है, हम आज भी करें नीतीश कुमार का एक भी निर्णय आप बताइए जो जेडीयू की कोर पॉलिसी। नीतीश के बारे में ये भ्रांतियां फैलाने में विपक्ष के अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष साथ नहीं रहा है। ये इनिशिएट हुआ है इनके अपने पार्टनर्स की ओर से और धीरे धीरे उन लोगों ने उसको बढ़ाया। फिर विपक्ष को लगा नहीं अब इसको ज़्यादा प्रचारित नहीं करना चाहिए तो उन्होंने रोक दिया। ये जैसे बिजली वाला अनाउंसमेंट हुआ था, अच्छा आपने छेड़ा है, मुझे याद आ गया। बिजली वाला था कि 125 मेगावाट दिया जाएगा, तो एक दिन हम लोग को याद होगा लीक हो गया था, तो उसको विड्रॉ किया। और नीतीश फ्रीवी के अगेंस्ट में थे शुरू से। वो अब फ्री बोलने लगे हैं इलेक्शन में, लेकिन वो उनका के पहले वर्ड्स उस दिन सम्राट चौधरी से मैं जाकर मिला था, तो उन्होंने सम्राट चौधरी ने कहा और एक दो पत्रकार थे कि फ्रीवी मत सब्सिडी बोलना। और उन्होंने एक इनपुट दिया कि भाई ये इसके साथ ये कहो कि सरकार के कॉस्ट पर जो सोलर पैनल लगाना चाहे वो लगा सकता है, ताकि बाद में वो स्विच ओवर कर सके उस मोड में। सरकार के कॉस्ट पर वन टाइम कॉस्ट लगेगा, ताकि उन्होंने अपना इनपुट दिया। तो ये आपको बताती जितनी भी सेलेक्टिव मेमोरी है बहुत टेनासस मेमोरी है, जो भी याद है बहुत बढ़िया से याद। मुख्यमंत्री के स्टाफ में केवल दिनेश राय नहीं लड़ना चाहते थे। जिस सिक्योरिटी गार्ड के मैं बारे में कहा वो भी बड़हरा से उम्मीदवार थे। अच्छा, हाँ वो भी थे। हमने उनको मैसेज दिया कि क्या नाम है उनका, अब छोड़िए भाई, आप आपके पैसे वो हम मुझे पता चला कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? तो ऐसे हाथ लेकर के नहीं आदमी मैसेज भेजता है, भैया आपका आशीर्वाद हो गया। एक डीएसपी थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए तारापुर से लड़ने के लिए। किसी को लेकिन नीतीश कुमार ने वो टिकट नहीं दिया। इसलिए जैसे सब्सिडी वाला आप कह रहे हैं, और सही है, सोलर पैनल जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमको फ्री बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जितना ज़रूरत हो उतना हमको आ जाता है। हम 8-9 महीना से बिल नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तो बिहार के स्तर पर ये भाजपा ने कैंपेन चलाया था नीतीश को लेके, कौन लोग थे इसके पीछे और उनकी अपनी क्या शर्तें थी? ये सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, कौन लोग थे? क्या कि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है? ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ राइवल कैंप से ही बात आई हो। नीतीश कुमार जब राजद के साथ चले गए थे, महागठबंधन से सरकार जब बनाए थे, तब से ये कैंपेन बिल्ड हुआ। तब कौन कौन मैंने एड़ी अलगा अलगा करके बोल रहा था, जोर जोर से क्या क्या आरोप लगा रहा था, उसी से समझ जाइए कौन कौन लोग थे। हालांकि नीतीश कुमार के अपने एक्शन से भी कई बार लगता ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कैंपेन चला था। उनके अपने सारे टॉप बीजेपी लीडर्स ने तब अटैक किया था, इंक्लूडिंग विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, अटैक करते रहे थे। लेकिन उनके अपने एक्शन से भी कई बार लगता है कि उनके साथ कोई जीतन राम मांझी ने भी अटैक किया। जीतन राम मांझी इसमें, और उसके बाद जीतन राम मांझी को क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार ने विधानसभा में, विधान परिषद में क्या कहा? क्या तो कहा था कि इस आदमी को मैंने तू तड़क कर दिया था, इसको भी बनवाया, इसको भी बनाया, इसको कुछ आता है, समथिंग लाइक दैट आता है। अदर फिर बजा के वो हवाई यात्रा में मिलते हैं तो वो गर्मजोशी हो जाती है फिर। और लेकिन आज के तिथि में आप देखिएगा तो वही मांझी पहले बोले कि नहीं मुख्यमंत्री का फेस होना चाहिए। सारे एलाए, सबसे पहले बोले, बीजेपी को छोड़ करके तीनों एलाए, कुशवाहा, मांझी और नाउ चिराग। नाउ ओनली बीजेपी हैज टू डिक्लेयर। अच्छा एक चीज बताइए, अब ये तो हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बिहार में चुनाव का जिक्र होते ही बिहार के बाहर के लोग, और ये बड़ी गंभीरता से आज भी वो पूछते हैं। मैं दिल्ली में था तो एक अमेरिका से आई भारतीय मूल की बैंकर, उन्होंने जब उन्हें पता चला कि हम जा रहे हैं चुनाव, अरे वहाँ पे कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्योंकि सब लोग कहानियाँ अलग अलग सुनते रहते हैं। तो वहाँ लोग अभी भी ऐसे सब बाहुबली बंदूक लेके घूमता है, घोड़े पे घूमता है, इस पे घूमता है, सब उन्होंने कहानियाँ पूछी। तो मैंने कहा नहीं, बिहार बहुत कमाल का है, आप जाइए घूमिए, सेफ है। तब तमाम मैंने उनको बातें कही। पर अभी भी कई बाहुबली हैं जो सक्रिय हैं इस चुनाव में भी। बीजेपी की बात करें तो जो दो एक अहम नाम दिख रहे हैं, एक है साहिबगंज से राजू सिंह का, आर्म्स एक्ट और हत्या समेत 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वारसिलीगंज से अरुणा देवी को उतारा है, बाहुबली कहे जाने वाले अखिलेश सिंह की पत्नी है। कई गंभीर अपराध जो हैं उन पे मुकदमा चल रहा है। जेडीयू की बात करें तो राजवल्लभ यादव, जिन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी तेजस्वी यादव की शादी को लेकर, आरजेडी में थे, 3 बार खास रहे। नाबालिग से रेप के केस में
नीचे सज़ा हुई, ऊपर हाई कोर्ट से बरी हुए। नबीनगर से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद मोहन हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर इल्ज़ाम लगे। सूरज भान मर्डर केस में जो अनंत सिंह हैं मोकामा वाले, उनको टिकट दिया गया है, सबसे ऊपर हैं इस लिस्ट में, है ना, हथियारों से लेके और तमाम अपराधों तक। उसके बाद आरजेडी की लिस्ट की बात करें तो लालगंज से नॉर्थ बिहार के डॉन कहे जाने वाले मुन्ना शुक्ला के परिवार से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, शिवानी शुक्ला, है ना। डीएम कृष्णैया की लिंचिंग में, ब्रजबिहारी प्रसाद के मामले में उम्र कैद हुई। वारसिलीगंज से अशोक महतो जेल से उम्र कैद काट के निकले, उनकी पत्नी अनीता महतो को आरजेडी ने टिकट दिया है। रघुनाथपुर से ओसामा साहब को टिकट दिया है, शहाबुद्दीन के बारे में अलग कुछ कहने की जरूरत नहीं। दानापुर से रीतलाल यादव को दिया है 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केस है। तो सुनील पांडे हैं, हाँ, एलजेपी से राजू तिवारी और हुलास पांडे हैं। सुनील पांडे भी हैं बीजेपी से, उनके बेटे हैं, उनका बेटा लड़ा है। तो ये एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू, आरजेडी सबके हमने गिना दिए। तो ये बिल्कुल स्वीकार्य है, कितने भी मुकदमे हों, सब हों, एकदम भोकाल कायम रहे, लड़ते भिड़ते रहें, सब एक्सेप्टेड है। या ये भी एक मुद्दा है जब कहा जा रहा है कि साहब बिहार में कुछ हो ना हो, इस बार एक नैरेटिव तो सेट हुआ है कि रोजगार पे बात होगी, इस पे कोई उसको तेजस्वी को श्रेय दे रहा है, कोई प्रशांत किशोर को श्रेय दे रहा है, कोई किसी को, कि साहब गवर्नेंस पे, रोजगार पे, इन सब पे बात, इस पे बात होगी कभी बिहार में कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने आपराधिक छवि वाले हैं या नहीं, या ये बिल्कुल स्वीकार्य है बिहार को? नहीं, उनको लगता नहीं है कि ये इस पर वोट मिलेगा। अगर लगता कि इस पर वोट मिलेगा, मान लें कि गुजरात में गिफ्ट सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ कहते नहीं, भाजपा कहती ना कि मैं बिहार में गिफ्ट सिटी लाऊंगा, कहाँ कोई कह रहा है, जंगल राज की याद दिलाया जा रहा है। तो मुझे जो लगता है अब तेजस्वी यादव या लेफ्ट के लोग ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई, दवाई या डेवलपमेंट ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इधर से तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे जो लगता है। जी सौरभ जी, मैं एक बात कर रहा हूँ, जो आप जिन लोगों का अपना नाम लिया है, ये तो एक है, इसमें बहुत लंबी सूची है। मैं बता रहा हूँ यही, जो आप देखेंगे जो लोहा से लोहा काटने वाला फार्मूला कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जैसे मोकामा में जदयू ने पहले अनंत सिंह को दिया, अनंत सिंह 2005 से लगातार जीत रहे हैं, आरजेडी से भी जीते, जदयू से भी जीते, निर्दलीय भी जीते, उनकी पत्नी भी जीती। हाँ, जदयू ने एक से एक साधु संतों को उनके विरुद्ध खड़ा किया, कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार सूरज भान सिंह के परिवार के भी सदस्य खड़े हुए थे, वह भी हार गए। तो हुआ जो मुकाबले की बात है, तो अनंत सिंह की जो योग्यता है उस हिसाब से योग्यतम कैंडिडेट सूरज भान या उनके परिवार के लोग ही हो सकते थे, हुए। वारसिलीगंज वही है जहाँ उनकी पत्नी अखिलेश सिंह की पत्नी लड़ रही हैं, और दूसरे महतो जो क्या नाम, अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो। हाँ, तो ये दोनों जो हैं, हाँ, दोनों बराबरी के हैं। तो वहाँ भी लोहा से लोहा काटने वाला फंडा आ रहा है। 2 हिस्से में बांटी इनको अपने राजू कुमार। अच्छा, फिर इसमें कुछ ऐसे दबंग हैं जिनकी दबंगई 2005 से पहले की थी, 2005 के बाद ये शांत हो गए। जैसे हमको लगता है, जैसे राजू कुमार सिंह के बारे में जो कहानियां हैं जितनी, मतलब आप आपने जिस क्रम में अनंत सिंह या सूरजभान सिंह या आनंद मोहन का नाम लिया, वही क्रम राजू कुमार सिंह का नहीं है, साहबगंज वाले का। आए ये लोग राजनीति में आए, चुनाव के दौरान ही जो कुछ झंझट हुआ, दिल्ली में कांड हो गया था, नए साल के, हाँ, फार्म हाउस वाला हुआ था, तो वो एक्सीडेंट जो कुछ भी था, मतलब उस रैंक के नहीं थे जो लोग गुजरे, ये तो लोग रास्ता छोड़ दें। अच्छा, इन लोगों की तरह इस तरह का है। तो एक हुआ लोहा से लोहा काटने वाला फार्मूला। ओसामा साहब जो है उसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल। और जहाँ से वो लड़ रहे हैं रघुनाथपुर ना, तो जो मास्टर साहब जो एमएलए जिन्होंने सीट छोड़ी है उनके लिए, तो हाँ, हरिशंकर यादव जो मास्टर साहब, तो बहुत ही कृतज्ञ थे साहबुद्दीन जी के लिए। वो साहबुद्दीन ने ही उनको लाया था राजनीति में, और फिर तो बोले भी कि जिसने हमको सीट दिया था, और हमको दिया। इतना बढ़िया ढंग से, इतनी सहजता से कोई पद छोड़ रहा हो, विधायकी छोड़ रहा हो, दुर्लभ है। हुआ होगा ऐसा पहले भी, बाप बेटा के लिए छोड़ रहा हो, बाप भी बेटा के लिए नहीं छोड़ता है।
वह भी कहता है एक सांस और रहने दो अगली बार तुम देख लेना। ये क्या मतलब बाप बेटा से के लिए पद छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। सवाल ही नहीं, 100 बरस का हो जाएगा तब नहीं छोड़ेगा। आप ही के मित्र, आप ही के जिले के थे, बेटवा लड़ते रह गए, ना रहने दो, अंतिम सांस तक लगे। लेकिन अपराध के मुद्दे पर अपराधी जो है वोट इधर उधर कर देंगे, ये सीन अब नहीं है बिहार में। रामविलास पासवान जी से एक बार हम लोगों ने पूछा था कि आप कहते हैं स्वच्छ राजनीति करने के लिए खड़ा किए हैं आप क्रिमिनल, तो क्या चाहते हैं कि बकरी के बाघ के खिलाफ बकरी दे दें? मैंने आप क्या चाहते हैं आप लोग? नीतीश कुमार जब सीएम कंटिन्यू करने के लिए, याद है 2000 में उन्होंने सूरजभान सिंह से लेकर राजन तिवारी, तो हम लोगों ने पूछा था तो बोले कि हमाम में सब लग गए हैं। बदल जाती है परिभाषा ना, सहूलियत के साथ। अच्छा, सबसे आखिरी में मुझे ज़रा आप सब लोग बताइए, 38 ज़िले हैं, कौन कौन सी सीटें हैं जिनमें आपकी अतिरिक्त एक तो ओवरऑल टैली में है कि साहब यहाँ देखते हैं क्या मुकाबला छूटता है। वेस्ट चंपारण से शुरू करते हैं, बांका तक चलते हैं, और यहाँ पे कैमूर से शुरू करके किशनगंज तक चलते हैं। बताइए साहब, सीटें गिनवाइए कौन कौन सी एकदम की कंटेस्ट की, ये इस सीट पे बड़ा ज़ोरदार मुकाबला होगा अलग अलग ज़िलों में, वेस्ट और ईस्ट चंपारण, इसमें बताइए। एक सीट है जिसमें ये भी जिक्र कर रहे थे कि रश्मि वर्मा का, जिसका नॉमिनेशन, हाँ नरकटियागंज, हाँ वो वर्मा परिवार से कई बार लोग वहाँ विधायक रहे हैं। रश्मि वर्मा भी 2-3 बार विधायक रही हैं। केदार पांडे का बेटा लड़ा है, केदार पांडे का बेटा है, डीपी यादव का दामाद है। हाँ, डीपी यादव का दामाद जो दिलीप है, लोकसभा का चुनाव भी लड़े वाल्मीकि नगर से। केदार पांडे का पोता है, शाश्वत जो, हाँ मुख्यमंत्री थे। डीपी यादव जानले करते हैं वेटरन। तो मेरी नजर उस सीट पे, डीपी यादव वो यूपी वाले, हाँ जी, तो मेरी नजर इस चंपारण के बेल्ट में इस सीट पर होगी। और वही नहीं, उन्हीं का दामाद ही नहीं है, वो जो लालू प्रसाद यादव के जो समधी हैं हरियाणा वाले, अजय क्या नाम है, कैप्टन अजय, जिसके बेटा चिरंजीव जो है, भगना है। हाँ, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पांडे मतलब कांग्रेस के भी हो गए, वहाँ पर शाश्वत जो केदार पांडे के बेटे हो गए, यहाँ से वो आरजेडी से यादव हो गए। और चूंकि बीजेपी का नॉमिनेशन इसीलिए बड़े रणनीति के तहत वापस कराया कि रश्मि वर्मा रहती ने तो वो ये था कि करीब 25-30 हज़ार वोट वो काट सकती थी, इस बात की आशंका जाए। तो मेरी नज़र मतलब चंपारण के बेल्ट में उस नरकटियागंज पे है। गोपालगंज जोड़ दें अगर इसी लिस्ट में। चंपारण में एक सीट है सिकटा, हाँ, वहाँ से मतलब इतनी सारी बीजेपी डोमिनेट सीटों के बीच में वहाँ माले जीतता रहा है। तो इस बार कौन जीतते हैं माले? वीरेंद्र गुप्ता। अच्छा, तो ये एक दिलचस्प है, माले का गढ़। अच्छा, अब जरा इसमें गोपालगंज और सीवान जोड़ दें तो कौन कौन सी सीटें हैं? एक तो रघुनाथपुर बोले आप हैं, जहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सीवान हेल्थ मिनिस्टर लड़ रहे हैं, मंगल पांडे लड़ रहे हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, अवध बिहारी चौधरी फॉर्मर स्पीकर, मंगल पांडे पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। भोरे का सीट उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, किन्नर भी लड़ रहा है, धनंजय फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट से लड़ रहे हैं। जनसुराज ने किन्नर को टिकट दिया। हाँ, और इसमें क्या कहते हैं, जनसुराज ने दिया ना एक प्रीति किन्नर। यस, तो वो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है। उस बेल्ट में छपरा की सीट, गोपालगंज की कोई और सीट? गोपालगंज की मुझे और तो कोई याद नहीं आ रही है। ये राजू तिवारी वाली सीट कहाँ पे है? वो गोविंदगंज है, पूर्वी चंपारण में आएगी ना। हाँ, चंपारण ने एक ये बोल रहा था खेसारी लाल यादव छपरा, इन्होंने बहुत लेसर नोन छोटी कुमारी को दिया है बीजेपी ने। तो वहाँ एक जो जिनको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ, वो शायद उनके वो एक और महिला खड़ी हो गई है शायद इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा उसका क्रेज। तो फिर नीचे उतर के आते हैं तो फिर आपका ऑफकोर्स अरे जिले वाइज चलते हैं महाराज, एक करके। तो मुजफ्फरपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर आते हैं। अभी गंगा जी के ऊपर ही रहते हैं, फिर नीचे आएंगे। अभी गंगा के पारे हैं भाई। तो वैशाली एंड मुजफ्फरपुर बताइए सीट। वैशाली में तो आ गया, तो महुआ लीजिए, तेज प्रताप यादव का। महुआ तेज प्रताप, हाँ, महुआ तेज प्रताप का है। और वैशाली का लालगंज शुक्ला की बेटी, राघोपुर ऑफ कोर्स, वहाँ तो खैर हैंड्स डाउन तेजस्वी है, उसमें कोई मुझे लगता है, लेकिन सतीश रेजिस्ट करते रहे हैं। 10 में हराया भी था राबड़ी देवी जी को। हाँ, लेकिन इस बार नहीं होता। हाँ, इस बार नहीं है, वो हरा देते हैं। वन ऑफ केस था। हाँ, वो वन ऑफ केस था। और नॉर्थ में कौन? मुजफ्फरपुर में इनकी ये कहाँ से लड़ रही हैं? गायघाट कैप्टन, ये इनके
कैप्टन निषाद की पत्नी जो लड़ रही है, रमा निषाद और आई 1 सीट। गायघाट से उसकी बेटी लड़ रही है शायद, दिनेश के। हाँ गायघाट, मुजफ्फरपुर। और क्या कह सकते हैं उधर का, कौन सा बता, समस्तीपुर में। अरे पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर। हाँ तो सटा हुआ शिवहर। अच्छा शिवहर छोटा सा है जैसे। हाँ सीतामढ़ी, फिर ऊपर शिवहर में तो वो नहीं, वो सीतामढ़ी में आता है ना। हाँ सीतामढ़ी में बताइए। परिहार। चेतन तो इधर नीचे आ गए हैं औरंगाबाद। हाँ परिहार। ऋतु जायसवाल इंडिपेंडेंट टिकट नहीं मिला ना। नहीं, ये सीतामढ़ी में आता है। हाँ सीतामढ़ी। ये जेडीयू की महिला विंग की मुखिया थी। सॉरी आरजेडी की महिला विंग की मुखिया थी। हाँ नहीं पर आरजेडी की महिला विंग की मुखिया थी। हाँ ठीक है। सीतामढ़ी के बाद फिर मधुबनी में बताते हैं आपको। मधुबनी में आप बाबू बरही लीजिए। बाबू बरही ये सीट का नाम है। सीट का नाम है बाबू बरही, सम्मानजनक सीट है। तो वहाँ एक्स मिनिस्टर थे कपिल देव कामत, उनकी पतोह लड़ रही है। क्यों ये सीट महत्वपूर्ण है? मीना कामत। और मतलब आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है जो पिछले एक समय में आरजेडी का एकाधिकार हुआ करता था, और इससे पहले आरजेडी ने हमेशा 2005 के बाद 15 में जीत हुई थी, यादव कैंडिडेट ही देते थे आरजेडी वाले। इस बार नया प्रयोग किया, कुशवाहा को दिया है। तो ये जैसे आप जो हम लोग नए सामाजिक समीकरणों की बात कर रहे हैं जिसमें आरजेडी कुशवाहा को वोट टिकट दे रही है। हाँ वो एक हमको लग रहा है मधुबनी में वो सीट है। अच्छा दरभंगा मैथिली ठाकुर। हाँ अली दरभंगा में। हाँ तो वहाँ वो कमिटेड कार्यकर्ता सब जितने उन लोगों को नहीं दे करके एक देख रहे थे कोई संजय सिंह। हाँ वो रो रहे थे भाई कि भाई अभी पाक को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया। पाक बोला। हाँ अब उसको लेके 2 दिन से सोशल मीडिया में उनका कहना था पाक तो असली पाक ये है, लेकिन फेंक दिया। फिर उसका सफाई भी आई है मैथिली ठाकुर की जी। बहुत खराब सौदा किया वहाँ पर बीजेपी ने, हमको अभी तक लग रहा है। वहाँ जो बीजेपी का था संजय सिंह, वो बहुत मजबूत, जिसको अमित शाह ने खुद बुला के मनाया और कहा कुछ शायद एमएलसी वगैरह का कुछ है। कितने एमएलसी बनाएंगे अमित शाह? इस चुनाव में 3 दर्जन एमएलसी का वादा हो चुका है और अभी चल ही रहा है। आज सुबह भी जेपी नड्डा तमाम नाराज लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। बताएं, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी एमएलसी बनाने का वादा कर दिया। सब पार्टी जबकि उसको अपनी कितनी सीट आई है कुछ पता नहीं है। हाँ अलीनगर के बाद दरभंगा की और सीट गौरव बोराम भी इंटरेस्ट। गौरव बोराम इसका भाई है, संतोष सानी का भाई संतोष सानी है। और यहाँ से वो स्वर्णा सिंह के हस्बैंड जो इनकम टैक्स कमिश्नर, स्वर्णा सिंह यहाँ सिटिंग विधायक थी, उनके हस्बैंड बीजेपी से लड़ रहे। इन्कम टैक्स के बड़े अधिकारी थे और उनका गुजरात कनेक्शन है, गुजरात में ही थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो उन्होंने अपने पिता को भी टिकट दिलवाया था। इनके पिताजी सुनील कुमार सिंह एमएलसी थे वहाँ स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार के। उसके बाद इम्पोर्टेंट है दरभंगा में संजय सरावगी की तो खैर अच्छा है कोई ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं दरभंगा नीचे समस्तीपुर में उनकी जो पतोही कर्पूरी ठाकुर की पोती जो है कौन सी सीट से? मोरबा जनसुराज से। हालांकि बहुत कमजोर कैंडिडेट। अच्छा और समस्तीपुर में और एक क्लोज बैटल लास्ट बार हुआ था सराय रंजन, बहुत कम में। विजय चौधरी नीतीश कुमार के खास अभी मंत्री हैं, अभी उन्होंने साहनी अरविंद साहनी को दिया है पिछले बार को ही, तो बहुत क्लोज बैटल था पिछली बार। सराय रंजन में बढ़िया मुकाबला। 2000 से कम, 3000 के आसपास। 68,000 कुछ था, 72,000 71,000। हाँ मैंने कुछ नंबर्स में नहीं जाते हैं क्योंकि देखना पड़ेगा डेटा। हाँ वो दिलचस्प। ठीक है समस्तीपुर से आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बेट बताइए। हाँ बेगूसराय, चलिए बेगूसराय कर लेते हैं। बछवाड़ा हो गया जहाँ पे गरीबदास वर्सेस अवधेश राय। मटियानी हो गया, बोगो सिंह वर्सेस बोगो सिंह वर्सेस राजकुमार सिंह। ओनली 300 कुछ 45 या 65 ऐसे कुछ जीते थे वो। क्लोज था मामला। 300 प्लस कुछ। वहाँ सबसे रोचक ये था जो गोगो सिंह जी हारे थे 300 वोट से, उतने ही वोट से तीसरे नंबर पर सीपीएम के कैंडिडेट थे। इसीलिए सब निपट गए। इसीलिए वहाँ विवाद रहा ना फिर। तो वहाँ सीपीएम ने दिया है कैंडिडेट इस बार? नहीं इस बार सीपीएम बागी बोर्ड में नहीं है। 4 सीट मिली, 4 पर दिया है। अच्छा और बेगूसराय कोई और सीट?
हो गया। और तो नहीं लग रहा। चलिए अब उधर का बताइए, खगड़िया जो समस्तीपुर के आगे वाली सारी सीटें हैं। खगड़िया वो है ना, वो परबत्ता हाँ, सिटी एमएलए पाला बदल गया आरजेडी में, और वहाँ से इसको मिला है ना, एलजेपी को ना। हाँ, लोजपा को मिला। अलौली की भी नजर रहेगी, पशुपति पारस के बेटे लड़ रहे हैं। हाँ, अलौली पर भी लिखा गया। हाँ, और एक सीट से बेलदौर से शायद नया जो है खगड़िया से चंदन यादव लड़ रहे हैं। हाँ, खगड़िया चंदन यादव, आईपी गुप्ता ने के लड़ रहे हैं वहाँ से। सहरसा 3 सीट है, अपने लड़ रहे हैं, उनको 3 सीट मिले, एक बेलदौर से। हाँ, चौहान खुद ही लड़ रहे हैं आईपी गुप्ता सहरसा से उनको 3 सीटें मिली है, एक बेलदौर मिली है और तीसरा जमालपुर। सहरसा बहुत इम्पोर्टेंट। सिंबल किसका है? इनका है अपना। अच्छा, ये महागठबंधन में इंडियन, हाँ इंडियन करनी छाप नहीं करते हैं। सीमेंट जो बराबर करने के लिए राजमिस्त्री ये वही आईपी गुप्ता है ना जिन्होंने वो एक बड़ी यहाँ रैली की। देखिए, इनका यह है कि एक जाति होती है पान सवासी पानर, ये जाति इसको थी पहले नीतीश कुमार ने क्या कर दिया था, शेड्यूल कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, दे दिया कन्वर्ट, मतलब उनको उसमें उस सूची में डाल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करके रिवर्ट कर दिया, ईबीसी में डाल दिया। तो 9 ईबीसी पहले लिस्ट में 112 थे, वो अब 113 हो गए इनके डालने से। तो ये ईबीसी है, संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, कास्ट सेंसस के हिसाब से लगभग 2% है, पर कुछ पॉकेट में प्रभावी होंगे। 23 लाख नहीं, आप देख लीजिए, हो ही गया ना 23 लाख 2% हुआ। 2% कहाँ से हो जाएगा? अरे 13 लाख है, 13 करोड़ है तो 2%। 13 करोड़ का 2%। माइक पे बोलिए महाराज। ना 2%। देखिए 13 करोड़ है ना, तो 26 लाख हुआ 2%, तो 23 लाख है। 2% की ईबीसी, 2% कहिए ना भाई। ठीक है, मधेपुरा का है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट की कंटेस्ट वाला सीट? अरे वही है जो तुलसीदास को अकबक सकबक बोलते रहते हैं, वही है। चंद्रशेखर जी है, शिक्षा मंत्री थे। हाँ, रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा किया मधेपुरा इसलिए महत्वपूर्ण है जो पहली बार वहाँ जेडीयू ने गैर यादव कैंडिडेट दिया है, महिला गैर यादव, उसको लेके बहुत चर्चा हुई। इसलिए शरद यादव के बेटे का टिकट काट करके फिर आरजेडी को दिया, ये चंद्रशेखर को दिया है इन्होंने। मधेपुरा तो हर हाल में महत्वपूर्ण होता ही है। जो हाँ, उस पर शिवानंद तिवारी ने तंज भी कसा। शांतनु यादव को जो टिकट, हाँ, शरद यादव के बेटे को नहीं दिया। तो क्या शांतनु चाह रहे थे कि चंद्रशेखर का टिकट काट के उनको दे दिया जाए? ना, उनको दिया गया था पहले। शांतनु कहा गया था तैयारी कीजिए, शरद यादव जी का घर भी है, हाँ, अखबार में छप गया था। शरद यादव जी का मधेपुरा में घर भी है, बनाए हैं। तो और शिवानंद जी ने लिखा है कि अगर दे देते लालू तो कर्ज से मुक्त हो उनकी बेटी बिहारीगंज से लड़ गई, शरद यादव का कर्ज से कांग्रेस से लड़ी थी। सुभाषिनी नाम है, कांग्रेस से लड़ी। ठीक है, और ऊपर बताइए अब इधर सहरसा में यही हो गया आपका। कटिहार से बच गया क्या? नहीं, वही मैंने कहा, सीमांचल वाला बता दीजिए। कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, हाँ, दमदहा, लेसी सिंह है, लेसी सिंह वर्सेस संतोष कुशवाहा, दमदहा, शंकर सिंह भी है, शंकर सिंह बगल में रुपौली में, शंकर सिंह वर्सेस ये भीमाबाद था 2 बार। पूर्णिया के 14 में वही जीता, 2 जो जीते थे, 2 MP में ये नाराजगी जता के इस्तीफा दिया वही ना। लेसी सिंह को इस बार दिक्कत हो गई है ना। जिला कौन सा लगता है दमदहा में? पूर्णिया हुआ, पूर्णिया बगल में ही। अच्छा, और ऊपर अररिया, कटिहार, किशनगंज? अररिया का दोकियाट है, कटिहार डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम, बीजेपी के एमएलसी का बेटा, वीआईपी के ना अशोक अग्रवाल का बेटा, जो बीजेपी एमएलसी है, उनका बेटा वीआईपी के टिकट पर लड़ रहा है, मजबूत है, सुशील मोदी के बहुत करीबी। बीजेपी के एमएलसी जो उन्हीं का बेटा लड़ रहा है, सिटिंग एमएलसी है। हाँ, सिटिंग एमएलसी। पूर्णिया में जब से एक बार बैठे ही। पूर्णिया में अमौर अख्तारुल ईमान सिटिंग एमएलए। एमएलसी ऐसे है क्योंकि एमएलसी आवास में ही सुशील मोदी यहाँ मीटिंग किया करते थे। अभी शूट भी हो रहा है। हाँ, एडिट होगा? नहीं, एडिट क्यों होगा? सबको पता होना चाहिए ना कि पत्रकार लोगों की नजर में कौन सा सीट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बताइए, कुछ कहना, कुछ राज की बात बताना चाह रहे थे? कभी उपेंद्र कुशवाहा का फोन आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फोन ले लीजिए, हम लोग भी सुन लेंगे। स्पीकर पे ले लीजिए जरा, पूछिए। नहीं, शेड्यूल कास्ट में जाइए। हाँ, एक तो अमौर का सीट बताया आपने, और बताइए कटिहार में कोई सीट, और अररिया में
बलरामपुर एक कटिहार की सीट है। क्या क्यों महत्वपूर्ण है? माले है, माले है और सिटिंग है। एमआईएम भी एक। क्या आफ्ताब आलम यही चुनाव जीतते हैं? नहीं, ये महबूब महबूब आलम, सॉरी, यही जीतते हैं ना? हाँ, अभी मोहम्मद आदिल हसन लड़ रहे हैं इससे, एमआईएम से प्रवक्ता है वो स्टेट का। थोड़ा सा मतलब प्रवक्ता ही नहीं है वो, कहा जाता है कि एमआईएम को बिहार में लाने वाला आदमी वही था। हाँ, उसी से बातचीत क्या नाम था? आदिल हसन। क्या नाम है? एडवोकेट आदिल हसन। अच्छा, आप गंगा जी के नीचे आ जाएं जी। बलराम, अब गंगा जी के नीचे आ जाते हैं। हाँ, वहीं से उतर के भागलपुर में सदर की सीट, मंडल्स। हाँ, भागलपुर ही बोलो मंडल, गोपालपुर से, गोपालपुर, द फाइट ऑफ 3 मंडल्स। अजय मंडल, बुलू मंडल और गोपाल मंडल निर्दलीय लड़ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन दिल में नीतीश जी हैं। गोपाल मंडल बोला ना कि भाई उधर से भी हमको ऑफर था, लेकिन हम इसी में रह के दिखाएंगे अपना पावर। बांका से कोई सीट? उससे पहले बांका में कहलगांव, भागलपुर का ले लीजिए, भागलपुर में कहलगांव, मुकेश वाला, सुवानंद मुकेश प्लस ये दोनों, रजनीश, कहलगांव ले लीजिए। और फिर बांका चले जाइए तो बांका में ये श्रेयसी की सीट कहाँ पे? श्रेयसी जमुई में है। बांका में रामनारायण, तो बांका सुनते ही दिग्विजय बाबू ध्यान आते हैं। तो थोड़ा सा रामनारायण मंडल ये बूढ़े हो गए, लेकिन उसमें एक कौशल सिंह है जो पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़के 18,000 वोट लाए थे, इस बार जनसुरा जी हैं वो। अच्छा। तो वो एक रजिस्टर बांका से। बांका से। जमुई मुंगेर बताइए। जो बिल्डर जमुई में ऑफ कोर्स श्रेयसी। कौन सा सीट है? जमुई। सुमित सिंह वाला सीट जो है, चकाई। हाँ, चकाई इसलिए महत्वपूर्ण है, सुमित सिंह निर्दलीय जीत कर आए और 5 साल तक सरकार में रहे। नरेंद्र सिंह के बेटे हैं ना? और पिछले चुनाव में जिसको इन्होंने हराया था वो जदयू के उम्मीदवार थे संजय प्रसाद। तीसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर सावित्री देवी थी। सावित्री देवी भी है इस बार और संजय प्रसाद भी है। सावित्री देवी, अच्छा, सेम कैंडिडेट हैं तीनों? हाँ, सेम सेट है। किस किस सीट से हैं, किस किस टिकट से? सुमित तो जेडीयू से हैं। हाँ, सावित्री इंडिपेंडेंट और सावित्री देवी आरजेडी से। सावित्री देवी के हस्बैंड जो थे उम्र जो है फाल्गुनी प्रसाद यादव, बीजेपी के थे। फाल्गुनी प्रसाद यादव बीजेपी के नेता थे। अरविंद प्रसाद यादव, फाल्गुनी प्रसाद यादव। सटा हुआ 95 वाला याद है? नरेंद्र सिंह जो हारे, हुआ क्या 95 में नरेंद्र सिंह हार गए चुनाव। लालू से रिश्ता अच्छा हो गया था, तो लालू जी पूछे कैसे हार गए नरेंद्र भाई तू? तो कहा ये जो है ना घूम गया, कहा जो फाल्गुनी के बारे में, तो घूम के कहा जो तो राजपूत इधर उधर चला जाएगा, हम ज़्यादा हमको दो, हम जाकर सरकार बनाएंगे लालू को। सामने इंटरेस्टिंग। उनके बेटे को नहीं मिला इस बार, वो अब इसको पिछली बार भी नहीं मिला, प्रताप को नहीं पिछली बार भी नहीं मिला, पिछली बार भी उनकी पार्टी से लड़ा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से लड़ा। मुंगेर से कोई और? तारापुर में सम्राट चौधरी। नहीं, वो आप झाझा भी एक है उधर, जहाँ से जयप्रकाश नारायण यादव लड़ रहा है, मंत्री था केंद्र में, पूर्व मंत्री एंड एमपी। और वहाँ से जो जेन्युइन जो क्लेमेंट था उसको काट करके दिया गया। पहली बार झाझा से लड़ रहा है। आरजेडी से कहाँ चलेगा? जयप्रकाश यादव झाझा जाने की क्या जरूरत थी उनको? तो झाझा से उसके भाई तो जयप्रकाश जी के लड़े थे एक बार जमुई से, विजय प्रकाश। उसी ने ये शर्त दिया ना, एमएलए भी थे वो। उसी ने कहा तेजस्वी से कि अगर हमको नहीं दीजिएगा तो अजय प्रताप को भी नहीं देना होगा, किसी तीसरे को देते, एक मुसलमान को दे दिया। शेखपुरा से, लखीसराय शेखपुरा, लखीसराय में 2 सीट, डिप्टी सीएम और सूरजगढ़ा, जहाँ प्रहलाद गया तो नहीं मिला। हाँ, शेखपुरा का कोई सीट? सूरजगढ़ा का इसलिए नोट कीजिए आप, जो सूरजगढ़ा का जो एमएलए था, भाग गया प्रहलाद वो पहला एमएलए था, मतलब जिसको क्या दल बदल या सत्ता बचाने के एवज में कुछ भी नहीं मिला। प्रहलाद यादव ने जब पिछले साल 12 फरवरी को नीतीश कुमार विश्वास का मत प्रस्ताव पेश किए थे, उसमें उन्होंने उनके पक्ष से मतदान किया था, दल बदल किया था। आरजेडी से जेडीयू आ गए, आरजेडी से जेडीयू इधर आ गए थे, बीजेपी वाले लाए थे उनको, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया।
बाकी जितने हैं सबको मिल गया लाने में भूमिका विजय सिन्हा की ज़्यादा थी। लाने में। हाँ, तो ये जो एनडीए का अंदरूनी कला है, जिला स्तरीय राजनीति का जो है उसका असर पड़ा उस ये आप कहिए ना कि ललन सिंह और विजय सिन्हा का जो आपसी लड़ाई है उसका शिकार हो गया अशोक चौधरी में शिकार हो गए लोग। ये कहिए मेरे कहने से सौरभ का टेबुलेशन पूरा बिहार का सीट पूछ रहे हैं। नवादा, नवादा, वारसलीगंज, गोविंदपुर, वारसलीगंज सब है वहाँ। नवादा विभा है, उधर से कौशल यादव है, कौशल यादव की पत्नी भी लड़ रही है, पूर्णिमा यादव। और यहाँ तेजस्वी यादव का वचन जो था टूट गया, जो कहे थे ना कि हम एक परिवार, किसी परिवार से एक ही देंगे। टूटने की अपना परिवार से तो अकेले न लड़े जी, अपने परिवार से तो अकेले लड़े, कहीं कि अपने परिवार में दूसरे को नहीं लड़ेंगे। आप पूर्णिमा यादव को भी दे दिए, उसकी पत्नी हस्बैंड को, दोनों को मिल गया। कमरान का आप काट दिए। बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, बहुत मजबूत है कमरान, गोविंदगंज। और उसके मतलब साइड गया। हाँ। गया बताइए। मांझी जी की पतो इमामगंज, लेकिन 12 चटी समधिन। हाँ, बेलागंज क्या है यहाँ पे? बेलागंज सुरेंद्र यादव का बेटा। अच्छा, जो बाई इलेक्शन में हार गया था। दोनों वही हैं आमने सामने, फिर उसी को रिपीट किया गया है। हाँ, इसलिए जो एमपी का बेटा जो है 2 साल के भीतर दूसरी बार गया है इम्तिहान देने, तो क्या होता है, दिलचस्पी इसको लेके हो सकती है। इस सीट पर लगभग 30 वर्ष से इनका था सुरेंद्र। हाँ का पूरा एक तरह से। और अरुण कुमार के परिवार से 3 लोग लड़ रहे हैं। किस सीट से? एक्स एमपी हैं, एक्स एमपी जो अभी लौट के आए हैं। घोसी बेटा, अतरी भतीजा, टिकारी भाई। तीनों किस पार्टी से? तीनों इंडिया से। तीन पार्टी से। एक घर से 3 टिकट। तीनों नीतीश कुमार को क्या नहीं कहते थे ना, तीन पार्टी से। तीनों इंडिया का पार्टी। लेकिन इसमें जोड़ना होगा जो अनिल कुमार 5 से MLA है। हाँ, ये बात सही है। अनिल कुमार 5 से MLA हैं। हम वाले टेकारी 5 में जदयू से हुए, 10 में जदयू से हुए, 15 में हमसे लड़े थे। हाँ, तो इसलिए नालंदा का कोई सीट? श्रवण कुमार वाला श्रवण कुमार है। और आरसीपी सिंह की बेटी लड़ रही है, लता सिंह अस्थावा जनसुराज से। पटना में कौन सा इंपॉर्टेंट सीट है सर? हरनौत ठीक है ना। अच्छा ना, पटना में मोकामा सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। नहीं, दानापुर, फिर दानापुर रामकृपाल वर्सेस रीतलाल। हाँ, ये भी इंटरेस्टेड है। क्या रीतलाल जेल में है? हाँ, उनकी बेटी प्रचार कर रही, पिताजी को वोट दीजिए। हाँ, वो एक सिर्फ नॉमिनेशन के लिए बेल मिला था क्या? नॉमिनेशन करने, हाँ, साइन करना पड़ता है ना उसमें। जहानाबाद, औरंगाबाद। जहानाबाद हुआ ना, 2 नेताओं का बताया था अभी आपका जगदीश शर्मा। अच्छा, ये जहानाबाद में है। घोसी जहानाबाद। जहानाबाद में जगदीश शर्मा का बेटा। और औरंगाबाद कुटुंबा राजेश राम, कांग्रेस के अध्यक्ष। नबीनगर आनंद मोहन का बेटा। रोहतास अरे सासाराम में है, पत्नी उनकी उपेंद्र कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा जी की बेटी है स्नेहलता। डेयरी में भी इस बार गड़बड़ हुआ। श्रीमती जी मैंने फतेह बहादुर का टिकट कट गया। तो किसका? फतेह बहादुर। सर, भिलारी की सीट पर कौन कंस्टिट्यूंसी में आता है आपका? हमारा दिनारा में आता है। दिनारा में। ये आपके गांव का नाम है? गांव का नाम भिलारी है। विधानसभा दिनारा है। दिनारा गांव का नाम भिलारी। वहाँ तो जय कुमार सिबागी हो गया है ना। कैमूर कहता है कि हमारे दिल में नीतीश कुमार है। वो कहे कि छाती फाड़ेंगे तो नीतीश दिखाई देंगे। अरे ना फाड़ो भाई, कोई छाती ना फाड़ो। कैमूर से तो उधर के भाई यही लोग बताएंगे। अरे पूरे प्रदेश का नहीं, कैमूर में तो कोई खास नहीं है बच्चा, लेकिन भोजपुरी सिंगर कहाँ से लड़ रहे हैं? चैनपुर में। हाँ, जमा खान भी है ना। जमा क्या नाम है? प्रशांत किशोर का होम कंस्टिट्यूएंसी। रितेश कंस्टिट्यूएंसी बक्सर है कि कैमूर का? तो बक्सर है ना।
बक्सर नहीं है रोहतास के रहने वाले करगहर उनका ऐसा सेगमेंट आता है। लेकिन वो रोहतास में आता है। मोहनिया में राजद के कैंडिडेट श्वेता सुमन का रद्द हो गया है। छेदी पासवान एमपी का बेटा निर्दलीय को सपोर्ट कर दिया आरजेडी ने, उसका लॉटरी लग गया है। और आरा बक्सर 2 जिला बच गया है। बक्सर में तो वो पंकज सिंह का बेटा है, डुमराव में पंकज सिंह का आनंद भाई मिश्रा जो रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल में है, पंकज सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाँ उनका भाई लड़ रहा है आनंद मिश्रा वर्सेस डुमराव से। डुमराव बोले, अच्छा आनंद मिश्रा भी बोलिए। अब वहाँ बक्सर डुमराव में जो जीता हुआ है अजीत कुशवाहा मालिक है, और बक्सर में आनंद मिश्रा IPS लिख लिया, मुन्ना तिवारी, हुलास पांडे आपके हैं ब्रह्मपुर से। और आरा में तो वैसा नहीं है। आरा संजय टाइगर को दिया ना, संजय हाँ तरारी में सोनी पांडे के बेटे को दिया, विशाल प्रशांत को। भगवान सिंह कुशवाहा भी तो लड़ रहा है। जगदीशपुर आर.के. सिंह ने बोला था कि इसको टिकट मिलेगा तो आर.के. सिंह ने तो बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने तमाम दागी नेताओं को वोट न देने की अपील की है। और आर.के. सिंह भाजपा के मंत्री रहे नरेंद्र मोदी सरकार में, उनके हिसाब से दागी नेता कौन कौन है सुन लीजिए। नाम है इसमें भाजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, सीधे उन्होंने डिप्टी सीएम पे निशाना साधा है। राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी का भी नाम है जो जेडीयू से चुनाव लड़ रही है नवादा से। अनंत कुमार सिंह जेडीयू का नाम है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब का नाम है रघुनाथपुर से। उन्होंने कहा आपराधिक रिकॉर्ड वालों को वोट ना दें। अभी बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की है। हाँ नोट कीजिए। हाँ यही मैं इसी पे आने वाला था कि ना अखिलेश सिंह के लड़के पे कांग्रेस ने कार्रवाई की, ना आर.के. सिंह पे बीजेपी ने कार्रवाई की। नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा जो पिछले चुनाव में 14 में जब से आर.के. सिंह छूट गया है, ज्योति सिंह लड़ रही है पवन सिंह की पत्नी। कौन सी सीट से? काराकाट रोहतास जिला में। नहीं हम ये कह रहे थे सौरभ जी आर.के. सिंह जी ने अपील की है फलाने को वोट मत कीजिए आप। ये देखना दिलचस्प होगा जो 14 में जब आए, 14 में पहली बार आए ना, उसके बाद 14 में इलेक्शन हुआ, 15 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, 24 में हुआ। बीजेपी ने कितनी जगहों पर इनसे प्रचार करवाया था। पार्टी में इनको वोट बटोरने वाले नेता के रूप में कभी रखा ही नहीं गया, ब्यूरोक्रेट। हाँ, सुशील मोदी का भी नाम लेकर के कहा था कि पैसा लेकर के टिकट बेचता है। किसने बोला था? यही आर.के. सिंह। तभी नहीं कुछ हुआ था, तभी कुछ नहीं हुआ था। ये इनके पिताजी हलधर सिंह से मेजर फौज के अधिकारी थे, वो अभी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ ये तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिताजी फौज में अफसर थे और सब चीजें। कैसे चुनाव लड़ रहे थे ये बताया था उन्होंने? रिटायरमेंट के बाद लड़ा होगा। नहीं, वोट कैसे मांग रहे थे वो? कैसे वोट मांगते जैसे कह दो जीप उनकी जा रही है, पब्लिक को देखे का जो वोटर हैं आप लोग, हाँ हैं, हमको वोट देंगे, ठीक है दे दीजिएगा, निकल गए। उसी तरह से मैन हॉल्ट पुलिस जो ये वाला होता है इस ढंग से करते थे, वो अलग से कभी बनाइएगा उस पर और ये कर ले। फौजी ढंग से लड़ रहे थे। हाँ उसमें कहते थे। अच्छा इतना सब जाति समीकरण गिनवा दिया गया है, कोई मुद्दा भी है जमीन पे जो प्रभावी है, जो अक्रॉस द कास्ट ग्रुप चल रहा होगा? इस बार इस मुद्दे पे चुनाव पड़ रहा है, वोट पड़ रहा है। पलायन रोजगार तो है सौरभ, पलायन रोजगार पहले सारी पार्टियां एक पेज पर, लेकिन इस पलायन को लाया कौन? मुद्दा कौन बनाया पहले? प्रशांत किशोर। उसके पहले पलायन मुद्दा प्रशांत किशोर ने मुद्दा बनाया, लेकिन तेजस्वी को क्रेडिट दीजिए, 10 लाख नौकरी का बात वही किया था। दोनों जुड़ा हुआ चीज है। 2020 में वहीं से चुनाव, वो बहुत प्रभावी मुद्दा था। यंगस्टर्स के बीच बहुत नौकरी वाला था, नौकरी देंगे लिंक है। पलायन ये फिर इन्होंने पलायन किया, कन्हैया आया तो पलायन रोको किया। फिर नीतीश कुमार भी 1 करोड़ जॉब और प्लस रोजगार 5 साल में बोलने लगे, सब उसी पेज पर है। अरे भाई पूरा अर्थमेटिक समझाने वाला कि वहां से आएंगे तो 10 आपको हम 10,000 देंगे, यहाँ तो काम चल जाएगा, तो हाँ चल जाएगा। और अभी देखिए आरोप लगा रहे हैं उनके लोग कि भाई स्पेशल ट्रेन इसीलिए नहीं चलाई जा रही जो आएंगे माइग्रेंट इन्हीं को वोट देंगे। और भाजपा के साथ नहीं है, ये उनको डर है। जो आएंगे वो लौट भी जाएंगे। छूट गया ना पलायन रोजगार के अलावा महिला वाले, जिसकी बात सब कर रहे हैं। ये बात आपको तेजस्वी भी कर रहे हैं,
तेजस्वी कह रहे हैं हम मासिक तनख्वाह देंगे और इन्होंने 10,000 की योजना करेंगे, उसमें भी सब बात कर रहे हैं। मैटरनल वेलफेयर स्टेट। ये तेजस्वी की बड़ी उपलब्धि है जो विपक्ष उसके एजेंडा पर आ गया है। आमतौर पर होता ऐसा नहीं है, सत्तारूढ़ अपना एक दल अपना प्रचार करता है, लेकिन पूरा नैरेटिव ही सेट किया प्रशांत किशोर और तेजस्वी ने। जिस किसी से जो कोई तो अब यही लोकतंत्र की खूबी है, देखिए कि जो पद के दावेदार हैं वो तय करें। हाँ यही होता है, जो दावेदार है, लेकिन तो विपक्ष ये करा, ये पूरा कर दे, चाहे रोजगार हो, विकास हो। नहीं, तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही भी है कि हम जो भी ये नकलची सरकार है, हमने 125 यूनिट बिजली की बात कही तो 200 करने लगे, नौकरी माई बहन योजना लाए तो 10,000 की घूस दी। चलिए एक लंबी बातचीत अब यहाँ पर रोकते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इन्हीं सब मेहमानों के साथ। आप नेता नगरी देख रहे हैं, बिहार के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ले लीजिए महाराज, इतने नेताओं का फोन आया बड़े भाई, सबसे बतिया लीजिए। है अब कैमरा बंद कर दीजिए, हमको जानना है वॉर रूम कहाँ है। थैंक यू, शुक्रिया।